यस, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वी आर गोइंग टू मीट इन दिस वीक ओनली। सो आज के बाद अगर मैं बात करूँ, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सो अब स्ट्रेस तो बहुत सारा आ रहा होगा, बट स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग वो सारी चीज़ें करने जा रहे हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो हमारे चैनल पे राइटिंग स्किल ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे चैनल पे नॉवेल जो है वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, इवन द पोएम विथ अप्रिसिएशन एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। अब आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को करना क्या है? सिर्फ जो लेसन के पैसेज आते हैं उसको सीन अनसीन जो भी रहेंगे उस पैसेज को एक अनसीन पैटर्न में समझ के जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज होगी उनको सॉल्व करना है, और थोड़ा बहुत ग्रामर पे फोकस करना है। और ग्रामर का भी आई थिंक हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि टेंस हो गया, वॉइस हो गया, रिटोरिकल हो गया, जो मोस्ट रिपीटिंग पार्ट था वो हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है। एंड विल ट्राई टू वाइंड अप रेस्ट ऑफ द थिंग्स बाय टुडे इटसेल्फ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और एंड तक बने रहना, सो दैट आज का ये जो रिवीजन लेक्चर रहेगा कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का है, राइट। 80 मार्क्स के पेपर का बाइफर्केशन भी बेटा हम लोगों ने कितने बार देख लिया। आप लोगों को पता है कि जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर है उसमें जो हमारा सेक्शन 1 रहेगा लेसन्स के रिगार्डिंग, जिसमें सीन पैसेज आएगा 12 मार्क्स के लिए, देन 4 मार्क्स का डू एस डायरेक्टेड है। तो जब आप लोग 4 मार्क्स का डू एस डायरेक्टेड देखते हो तो वहां पे आप लोगों को कुछ 3 मार्क्स का ग्रामर है और 1 मार्क के लिए आपको क्या है, आप लोग वहां पे क्या देखते हो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कि स्पॉट द एरर टाइप जो भी रहेगा वो। देन फिर अनसीन पैसेज की बारी आती है तो वो भी 12 मार्क्स का। उसी अनसीन पैसेज का आप लोगों को क्या करना है, समरी लिखनी है। फिर एक 3 मार्क्स के लिए माइंड मैपिंग आएगा, तो कुछ 16 और ये जो भी रहेगा मतलब कि 18, 16 + 18 ये हो गया। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का पोएम सेक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पोएम सेक्शन जब 14 मार्क्स के लिए आप लोगों को आएगा तो वहां पे 4 मार्क्स के लिए आपको अप्रिसिएशन रहेगा और 10 मार्क्स के लिए आप लोगों को रहेगा उस पोएम का पैसेज, राइट। और अगर मैं उसके बाद बात करूं जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 इज कंप्लीटली अवर राइटिंग स्किल जो कि आप लोगों को 16 मार्क्स देगी। सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, पोएम सेक्शन की बात हो गई, राइटिंग स्किल की बात हो गई, और कुछ इतने बड़े बड़े वीडियोस नहीं है कि आप लोगों के पास वक्त नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी देख सकते हो और अभी भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिर्फ जो बता रही हूँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस क्वेश्चन के पीछे भागना है, उन्हीं के पीछे ज्यादा फोकस करो सो दैट आप लोग इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि राइटिंग स्किल के बाद नॉवेल, अब नॉवेल सेक्शन के चारों वीडियोस अवेलेबल है। आज की ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी भी, ये जो पीडीएफ है ये भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसके थ्रू भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार एग्जाम देने जाने से पहले इसको भी गो थ्रू करके चले जाना, सो दैट कहीं पे भी मार्क्स नहीं जाएंगे और आप लोग आपके मार्क्स मतलब खुद ही इतना अच्छा कोशिश करो, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने का कोशिश करो, खुद के माइंड को इतना क्लियर रख लो कि लिख के ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं, जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे आप लोगों को वहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। पहला इंस्ट्रक्शन ही होता है कि 1 वर्ड में, ओके, कि 1 वर्ड में आंसर किसी भी चीज का नहीं लिखना है, सेंटेंस रहेगा, कंप्लीट रहेगा तो ही आपके मार्क्स इवैल्यूएट होंगे। अगर आप लोग देखोगे फिर आती है बात डायग्राम्स एंड ऑल की, कि कोई भी डायग्राम्स, कोई भी वेब डायग्राम जब भी ड्रॉ करोगे इट शुड बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन और ब्लू पेन। पेंसिल का मार्क्स इवैल्यूएट नहीं होगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको आपके बोर्ड के पेपर पे पहले ही पेज पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसको एकदम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जिसमें कॉन्फिडेंट हो सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। मैं तो बोलूंगी सबसे पहले राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करो, और राइटिंग स्किल की एक मतलब बोलते ना कि एक स्क्रिप्ट ही आप लोगों को रट्टा मार के जानी है जो आपको वहां पे लिख के आनी है। ज्यादा इसमें कुछ हेडेक वाली चीज ही नहीं है। ऑलरेडी सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है और वो भी ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े वीडियोज है, वीडियोज काफी शॉर्ट है। अभी भी चाहोगे तो एक दिन में इतना इंग्लिश पढ़ लोगे कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो विथ फर्स्ट क्लास मार्क्स यू कैन से। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करते, ओके। सो पहले मैं राइटिंग स्किल से ही शुरुआत करूंगी, जैसे कि हम लोग 1 शॉट का रिवीजन करने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ हम लोग ग्रामर का पेंडिंग पार्ट, बट अब पढ़ना क्या है आप लोगों के पास, ये जो 1-2 दिन है उसमें करना क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो राइटिंग स्किल की बात अगर की गई तो आप लोगों को पता है कि राइटिंग स्किल जो रहेगा सेक्शन 3 है, राइटिंग स्किल इज फॉर 16 मार्क्स एंड काइंडली मेक श्योर कि ये 16 मार्क्स आपके कहीं पे भी जाने नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब आप लोग शुरुआत करोगे, ठीक है, तो ए में देयर आर 3 ऑप्शंस, राइट, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, एसओपी और जीडी ग्रुप डिस्कशन। सो मैं तो बोलूंगी आप लोग किसके पीछे जाओ, वर्चुअल मैसेज के पीछे जाओ, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। करना कुछ नहीं है, एक बॉक्स बनाना है, डेट टाइम लिखना है जो भी है,
और जो मैसेज दिया आपको वही मैसेज लिखना है। इसमें भी ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, जो इजी लगे। इंटरव्यू के फिक्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि इंटरव्यू के फिक्स क्वेश्चन करके जाओ, सेम क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू कॉपी ओवर देयर और आपके मार्क्स आपके जेब में चले गए। ईमेल भी तो सेम लेटर जैसा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेट। फिर उसके बाद करेंगे स्पीच कंपेयरिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। वी नेवर नो कि स्पीच का कौन सा टॉपिक बोर्ड वाले पूछेंगे, तो इट इज बेटर कि गो फॉर द कंपेयरिंग की एक ही स्क्रिप्ट रट्टा मार के जानी है। क्योंकि हर एंकरिंग में होता क्या है कि एक एंकरर आता है, आई एम XYZ, टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट दिस, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द ईयर या फिर डे जो भी है इज टुडे इटसेल्फ। तो जो भी है वो सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, बोलनी है, मतलब कि जो है वो कंपेयरिंग की स्क्रिप्ट। तो जो चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, जो स्क्रिप्ट दे रही हूँ, वही स्क्रिप्ट रट्टा मार के जाओ। सिर्फ आपका इवेंट चेंज होगा और जैसे इवेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग मेन इवेंट बदलेंगे। जैसे रिपब्लिक डे बना रहे हो तो फ्लैग होस्टिंग हो जाएगा, परेड हो जाएगा, कुछ कल्चरल डांस एंड ऑल हो जाएगा। एनुअल डे बना रहे हो तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फेलिसिटेशन हो गया, डांस परफॉर्मेंस हो गया, राइट। तो सिर्फ इवेंट ही चेंज होने वाले, बाकी तो लाइटिंग ऑफ द लैम्प, वेलकम मतलब कि वेलकम स्पीच हो गया, फेलिसिटेशन पार्ट हो गया, वर्ड ऑफ थैंक्स हो गया, ये तो फिक्स ही है। तो एक मतलब बोलते हैं ना कि एक जो स्क्रिप्ट दी है उसी स्क्रिप्ट को रट्टा मार के आप लोगों को जाना है, मतलब उसी को अपने माइंड में भर लो, उसी की प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आप लोग इजीली पास हो जाओगे। अब रिव्यू, ब्लॉग एंड प्रिपेयरिंग एन अपील, चॉइस इज योर्स। ब्लॉग इन द सेंस, तो ब्लॉगिंग सबकी, हर किसी को पता है, आजकल जो हम लोग बोलते हैं हमें उस टॉपिक पे वही लिखना है, बस एक आपको फॉर्मेट बनाना है। बट आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द रिव्यू, एक बुक रिव्यू और एक फिल्म रिव्यू, जो कि आप लोगों को इतने टाइम से बोला जा रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि जब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में थे तब से आप लोगों को बोला जा रहा है एक रिव्यू कर लोगे 12th के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि 12th तक के लिए सॉर्टेड है। लेकिन अगर अभी भी नहीं किया है तो वक्त है, एक रिव्यू याद कर लो, एक बुक रिव्यू, एक फिल्म रिव्यू, वो भी अवेलेबल है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, गो थ्रू करना है। नो नीड टू डू रट्टाफिकेशन, उसको ऐसा भी नहीं कि रट्टा मार के जाना है, आप लोगों को समझो, जाके अपने ओन वर्ड्स में लिख देना, बट मार्क्स मिलने चाहिए, उतने पॉइंट वहां पे कवर होने चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। वर्चुअल मैसेज की बात करते हैं, आप लोगों को पता है 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में राइटिंग स्किल, ईच राइटिंग स्किल कैरीज 4 मार्क्स, सो 4 मार्क्स स्टैंड्स फॉर FCL, राइट। 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क्स फॉर प्रॉपर लैंग्वेज। तो ये 4 में से 3.5 हर हाल में मिलना चाहिए, ताकि वो 16 में से 14 मार्क्स तो आपकी जेब में जानी चाहिए, इतना आपका माइंडसेट होना ही चाहिए। तो फॉर्मेट में हम लोग डेट, टाइम, जो भी नेम ऑफ द पर्सन रहता है, राइट, अगर आप लोगों को पता होगा वर्चुअल मैसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक बॉक्स बनाना, राइट। बॉक्स बनाने के बाद बेटा आप लोगों को यहाँ पे लिखना है डेट टाइम जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जिस किसी भी पर्सन को लिख रहे हो उनका नेम, आपका मैसेज जो होगा वो मोर देन 50 वर्ड्स होना ही नहीं चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट, हाय हेलो, लेटर नहीं लिख रहे हो, हाय हेलो कैसा है, ये हुआ वो हुआ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मैसेज ड्रॉप करना है वो इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, और कौन लिख रहा है, बस इतनी ही चीजों से आपको लेना देना होना चाहिए। इन सबसे ज्यादा मतलब कि इसके ज्यादा हमको जाना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अब क्या है, कैसा है, क्या करना है वो देखते हैं। सी, जैसे आप लोगों ने बार बार यही एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया है, अब एग्जाम्पल कोई भी है, मैं अभी क्वेश्चन बैंक ओपन करने ही वाली हूँ, क्वेश्चन बैंक खोल के आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने ही वाली हूँ, बट फिर भी अगर आप लोग देखोगे हम लोगों ने वर्चुअल मैसेज ऑलरेडी किया है, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज नॉट एट होम, you have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition class, so you leave a message for your mother, write the message within 15 words or 50 words using the information given below, do not add any new information। तो आपको टेलीफोन कॉल आया मम्मी के ऑफिस से, जब मम्मी घर पे नहीं है उस वक्त आप घर पे हो, आपने कॉल उठाया, आपने बात की, लेकिन अब आपको ट्यूशन जाना है और मम्मी को वो मैसेज बता के जाना है, तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वही आपको मम्मी को देना है, एंड दिस मैसेज शुड नॉट बी मोर देन 50 words, and you are not going to add any extra thing in that, no mirchi masala and all stuff। अंबुज फोन उठाता है, हेलो, तो मिस्टर रस्तोगी ऑफिस से कहते हैं, हेलो मैं स्पीक टू मिस दीक्षित, आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम दी ऑफिस। तो अंबुज कहता है कि मॉम इज नॉट एट होम राइट नाउ, तो मिस्टर रस्तोगी कहते हैं कि इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज, ये अर्जेंट है कि प्लीज टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड, आस्क हर टू चेक हर मेल एज सुन एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर। तो अब मम्मी को ये बात बताना भूलना नहीं है, जो भी चीजें हैं कि जो मीटिंग रखी गई थी कल वो पोस्टपोन हो गई है, मेल चेक कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंबुज बोलता है डोंट वरी, आई विल टेल हर एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज शी रिटर्न्स 14 Feb 3:30 PM। अब तो टाइम दिया है 3:30 PM है, तो यहाँ पे मैंने 11 जून लिख दिया, बट इट शुड बी 14 Feb 2023, जो भी टाइमिंग रहेगा 2024, जितने भी बजे आप अपने मम्मी के लिए मैसेज लिख रहे हो यहाँ पे, तो 3:30 PM बोला है, तो ठीक है 3:30 PM ट्यूशन क्लास जा रहा है,
डेट टाइम मैटर करता है। सुबह जॉगिंग पे जा रहे हो उस वक्त किसी को मैसेज देना है, ऑफिस के लिए निकल रहे हो उस वक्त किसी को मैसेज देना है, तो AM PM टाइमिंग डेट देख लो। डेट जब भी लिखोगे, डेट जो रहेगी मंथ नेम कॉमा ईयर मेंशन किया, टाइमिंग लिख दिया। अब वो मम्मी को लिख रहा है तो बड़ ऑब्वियस है मॉम लिखेगा, मिस दीक्षित तो नहीं लिखेगा। तो मॉम मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट, हर लाइन में आप लोग यही लिख सकते हो कि XYZ हैज कॉल्ड अप, XYZ हैज रैंग अप टू इन्फॉर्म यू दैट, टू टेल यू दैट कि देखो क्या, दैट द मीटिंग फिक्स फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड, ही वांट्स यू टू चेक योर मेल एज सुन एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स, ही सेड इट वाज अर्जेंट। और कौन लिख रहा है? अंबुज। कुछ भी करना ही नहीं है, सिर्फ ये जो बॉक्स बना दे रहे हो, दोज हु आर नॉट मीन्स दोज हु हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग, इतना याद रख लो, एक बॉक्स बना देना है। डेट तो लिख ही सकते हो, तुम्हारा एग्जाम ही कब है? 12 फेब को है, सॉरी 11 फेब को है, 11 फेब कॉमा 2025, 10 AM 11 AM 12 PM, सॉरी PM तो मतलब जो भी टाइमिंग लिख रहे हो वो टाइमिंग आ गया। आफ्टरवर्ड्स जिसको लिख रहे हो जो भी मैसेज देना, और मैसेज जो कन्वे करना रहता है वो उसी में रहता है, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग करने हैं। लिखो, कुछ नहीं आता फिर भी बॉक्स बनाओ, ट्राई टू राइट समथिंग सो दैट यू कैन स्कोर एटलीस्ट कुछ तो, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो मार्क्स वहां पे आपको मिलने ही वाला है। तो ये क्लियर हो गया, आपको वर्चुअल मैसेज करके ही आना है। मैं समझ रही हूँ कि 80 में से 4 मार्क्स आपके जेब में गए, कुछ करना नहीं है 4 मार्क्स के लिए। बॉक्स बनाना है, डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया। डेट कैसे लिख रहे हो मैं तो अभी बता ही दे रही हूँ, 11 फेब कॉमा 2025, टाइम लिख दो जो भी टाइम का रहेगा, जो भी मैसेज कन्वे देना है कि आई एम XYZ, जो भी है, जो मैसेज कन्वे करना है वो मैसेज कन्वे करो, और कौन लिख रहा है, ठीक है। और प्लीज यहाँ पे जरा वो कॉन्वर्सेशन देख लेना भाई, किसको किसको मतलब कौन किसको बोल रहा है। यहाँ पे जिसको मैसेज लिख रहे हो वो, और यहाँ पे जो लिख रहा है वो, ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। सेम वही एक टेलीफोन कॉल वाला दिया, ऑलरेडी हमारे चैनल पे ये चीजें अवेलेबल है, अभी भी वक्त नहीं गया है, एकदम छोटे छोटे वीडियोस है, आप लोग अभी भी प्रेफर कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का भी इज इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। वहां पे इंटरव्यू है, ईमेल है, चॉइस इज योर्स, बट मैं इंटरव्यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू का एक फिक्स फॉर्मेट है, कुछ फिक्स क्वेश्चन करके जाने और वहां पे आपको आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। सपोज यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ योर ओन चॉइस, इफ दे आर आस्किंग यू इन द फील्ड ऑफ योर ओन चॉइस, सो आप क्रिकेटर ले लो, सिंगर ले लो, डांसर ले लो, एक्टर ले लो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। बस आपको फॉर्मेट फॉलो करना है तो ही जाके आपको आपके 4 मार्क्स मिलने वाले। विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड पॉइंट्स, ड्राफ्ट क्वेश्चंस on the given field associated with the personality, do not change the sequence of the question, you are not allowed to change the sequence of the question, तो आपको sequence change करनी ही नहीं है। सी, अब आपको एक बॉक्स आएगा बोर्ड एग्जाम में बेटा, कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई, अगर किसी का इंटरव्यू लेने के लिए नाम भी दे रहे हो ना, नाम भी अगर आए कि इस इसका लो, तो वही वही क्वेश्चंस कर रहे हैं वो लोग, आपको सब पॉइंट्स देते, दे आर एक्सट्रीमली गुड। समझ में आ रहा है, वो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, उनको पता है कि बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ऐसा एक बॉक्स आएगा, ओके, नेम ऑफ द इंटरव्यू, आप जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन आपको ये बनाना है। समटाइम्स बोर्ड में ये ऑलरेडी दिया होता है, आपको आंसर लिखते समय वो बस प्रॉपरली ड्रॉ करना है। तो एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन, अब एरिया ऑफ सक्सेस में मैं क्या लूं, अगर वो क्रिकेटर है तो आई विल राइट क्रिकेटर ओवर देयर, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है वो, अगर वो टीचर है तो आई विल राइट टीचर ओवर देयर, अगर वो सिंगर है तो सिंगर, डांसर है तो डांसर, एक्टर है तो एक्टर। डेट टाइम वेन्यू, तो किस डेट पे ले रहे हो, कौन सा टाइम पे लेने वाले हो, वेन्यू क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू, तो वो 30 मिनट्स 45 मिनट्स, ज्यादा इतना लंबा इंटरव्यू देने के लिए कोई आपके पास फ्री नहीं है। फिर देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, ऐसे आपको कुछ पॉइंट्स आते हैं, अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स, हर्डल्स इन एजुकेशन, रोल मॉडल इंस्पिरेशन, फैमिली सपोर्ट, फर्स्ट सक्सेस अचीवमेंट, सक्सेस प्लान, ड्रीम्स अनफुलफिल्ड एंड मैसेज। तो जब आपको ये एक फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन आंसर्स में अवेलेबल करके दे रही हूँ, तो आपको बस ये रट्टा मार लो यार, भेजे में भर लो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने आए हैं, एरिया कोई भी आए, राइट। सो वाइल राइटिंग आंसर एक अच्छे से बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी बात करेंगे, मिसेस सुधा मूर्ति, एक ऑथर है, टीचर है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, उनका देखो 26 मार्च 2020 JW मैरियट, सागर नगर, बेंगलुरु, टाइम में ऐसा लिखा है, तो ऐसे डेट लिख दिया, कोई भी लोकेशन लिख दो, कोई भी हॉल का नाम मेंशन कर दो, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे हो तो कोई शिवसेना शाखा, भाजपा शाखा, जो लिखना है लिख दो। फिर देखो यहाँ पे एक टाइम लिख दिया, राइट। फिर ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू 25 मिनट्स। सिर्फ ये जो बॉक्स बनाओगे ना बेटा, नाम लिखना, डे मतलब कि टाइम लिखना, ये बॉक्स ही, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ही आपको 1 मार्क्स दिलाएगा। सो जिन गधों को कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चांसेस आर देयर।
सो सबसे पहले तो अगर कोई किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रीट देम. सो गुड मॉर्निंग मैम, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी to talk to you today. Can I ask you a few questions so that the people will know more about your achievements? तो समझ में आ रहा है? तो आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर, मतलब कि बोलते हैं ना कि एज अ इंटरव्यूअर आप अगर किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि गुड मॉर्निंग मैम, परमिशन लेना है कि कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, इट्स माय प्लेजर टू आस्क यू अ क्वेश्चन. ठीक है, और जो जैसे यहाँ पे दिया है कि आई हैव, इट्स माय प्लेजर एंड इट्स माय गुड लक दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू टुडे. जो भी ऐसा थोड़ा बहुत लिखो, गुड मॉर्निंग करो, फिर परमिशन लो क्वेश्चंस ले, मतलब कि क्वेश्चंस पूछने की. फिर बेटा तब जाके आप लोग आपका ऐसा बॉक्स बनाओगे. अगर बोर्ड एग्जाम में बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है तो बॉक्स बनाना मैंडेटरी है. समझ में आ रहा है? while writing an answer you have to draw the box because it is mandatory. तो अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल, ठीक है, तो अब थोड़ा बच्चों जैसा क्वेश्चन फ्रेम मत करो. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक लेवल अप करके फ्रेम करो. मिनिमम 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन. वी हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स वॉट एवर पॉइंट्स आर गिवन बाय द बोर्ड एग्जामिनर. Okay, so early life and struggle. So what kind of struggles did you come across in early life and how did you handle them? कि देखो एक फिक्स क्वेश्चन याद करके जाओ ना, सबको यही क्वेश्चन चिपकाना है कि what kind of struggle did you come across, ठीक है, in your early life and how did you handle them. ओके, अगर किसी टॉपर का पूछना है ये क्वेश्चन तो आप उसको भी तो यही क्वेश्चन कर सकते हो कि what kind of struggle did you come across while studying and how did you handle your pressure. समझ में आ रहा है? एक दो वर्ड्स चेंज करना है. पॉलिटिशियन हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्रोस्पेक्ट कोई भी हो, पर्सन कोई भी हो, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिख तो सकते हो, राइट. आफ्टरवर्ड्स हर्डल्स इन एजुकेशन. तो क्या कठिनाइयां आई भाई पढ़ाई में? व्हाट काइंड ऑफ हर्डल्स डिड यू फेस ड्यूरिंग योर एजुकेशन एट स्कूल एंड कॉलेज. देन रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन. हु इज योर रोल मॉडल? ये तो बहुत सिंपल लिखा है भाई. तुमको अच्छे मार्क्स चाहिए, यू कैन राइट कि एज यू आर द इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल, एज यू आर द इंस्पिरेशन फॉर द मेनी यंगस्टर, हु इज योर रोल मॉडल, हु इंस्पायर्स यू मोस्ट. ऐसा आप क्वेश्चन लिखो. फैमिली सपोर्ट. व्हाट इज द फैमिलीज टेक ऑन योर सक्सेस? हाउ मच ऑफ देयर सपोर्ट डिड यू गेट? Then first success achievement. What do you consider as your first achievement in life and how do you feel about it? Then success plan. What kind of success plan did you follow? Right? Dreams unfulfilled. Everyone has some kind of dreams that have remained unfulfilled. What are yours? Then what message would you like to give to our viewers? Dancer है तो water, मतलब कि dancer, actor, singer, तो भाई तुमको तुम्हारे रिसेंट, मतलब बोलते ना कि तुम अपने यंगस्टर्स को, तुम्हारे व्यूअर्स को, ठीक है, तुम्हारे फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? चीजें कुछ नहीं है, आप लोग उसमें थोड़ा सा खुद का दिमाग दौड़ाओ. इंस्टेड ऑफ नॉट गेटिंग एनी मार्क्स, ट्राई टू स्कोर फुल मार्क्स. समझ में आ रहा है? आपको ये चीज अवेलेबल करके दे दूंगी. लास्ट में यू हैव टू राइट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. इट वॉज वेरी नाइस टॉक विथ यू. हैव अ नाइस डे. बाय. समझ में आ रहा है? सिर्फ वो स्टार्टिंग में बॉक्स बना देना, नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, ठीक है, वो उसका एरिया ऑफ सक्सेस, वो कहाँ से, मतलब उसका नेम सॉरी डेट टाइम वेन्यू जो भी है, कितना मिनट इंटरव्यू लेने वाले हो. गुड मॉर्निंग, इट्स माय प्लेजर टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन. ठीक है, इट्स माय प्लेजर टू हैव वर्ड्स विथ यू, कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन. ये इतना लिखना और उसके बाद यही क्वेश्चंस फॉलो करने हैं. चाहे अगर उन लोगों ने बोल दिया कि अपने मन के पर्सन का पूछो तो वेल एंड गुड, तो यू कैन राइट द सेम थिंग्स आफ्टरवर्ड्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे इफ यू आर फॉलोइंग द पैटर्न. गई बात भेजे में तो मैं 4 + 4 8 मार्क्स तुम्हारे कंसिडर करूं कि 80 में से 8 मार्क्स तो तुम्हारे जेब में गए. अब कंपेयरिंग सबको पता ही होगा, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है. कंपेयरिंग दैट मीन्स एंकरिंग. कोई भी फंक्शन होता है हम लोग कंपेरर को देखते हैं. हर स्कूल में, हर कॉलेज में बचपन से सारा सेलिब्रेशन फंक्शन देखते आए हो. पहले स्टेज पे एक एंकर आता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय एवरीवन, टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे अगर एनुअल फंक्शन है तो मोस्ट अवेटेड सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर. ठीक है, एनुअल फंक्शन 2025 जो भी है, मतलब जो भी सेलिब्रेट कर रहे हो. तो सबसे पहले तो इमेजिन यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट योर कॉलेज विथ रेफरेंस टू योगा डे. एज अ कंपेयर ड्राफ्ट द होल प्रोग्राम स्क्रिप्ट एंड डिसाइडिंग द फ्लो ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो ये जो पॉइंट्स है बेटा, एक ही स्क्रिप्ट अवेलेबल है, रट्टा मारो इस स्क्रिप्ट को, बदलेंगे सिर्फ इवेंट और आपको मिलेंगे आपके पूरे के पूरे 4 मार्क्स. तो इंट्रोडक्शन, वेलकम स्पीच, लाइटिंग द लैम्प, वेलकम सॉन्ग, मेन इवेंट्स, वोट ऑफ थैंक्स, चीजें तो यही होने वाली है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन वही तो होता है भाई. कोई भी डे रहे, योगा डे रहे, रिपब्लिक डे रहे, इंडिपेंडेंस डे रहे, एनुअल डे रहे, टीचर्स डे रहे, स्पोर्ट्स डे रहे, डे तो कोई भी रहे,
सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही होता है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कंपेनर ऑफ दिस प्रोग्राम, आई एम XYZ, टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट दिस अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो यही तो लिखना है भाई इंट्रोडक्शन में। देन वेलकम स्पीच कि जो लोग भी आए, लाइटिंग द लैम्प, तो एंकरर का काम ही वही है कि नाउ आई विल रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू लाइट द लैम्प एज अवर कल्चर, ठीक है। फिर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक योर सीट। फिर उसके बाद वेलकम सॉन्ग होता है कि नाई आई वुड लाइक टू कॉल XYZ फ्रॉम द कल्चरल ग्रुप टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ वेलकम सॉन्ग। फिर मेन इवेंट्स, योगा डे तो भाई कोई आएगा, योगा के बारे में इंपॉर्टेंस बताएगा, योगा करवाएगा जाएगा। टीचर्स डे तो टीचर्स को फेलिसिटेट करोगे, टीचर्स के लिए कुछ एक्ट परफॉर्म करोगे, कुछ सरप्राइज रखोगे, हो गया। एनुअल डे तो डांस परफॉर्मेंस होगा, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत मतलब बोलते ना कि ईयरली मोटिव दी जाती है, प्रिंसिपल स्पीच होती है, तो जो चीजें वही लास्ट में तो भाई वोट ऑफ थैंक्स होता है। तो देखो इंट्रोडक्शन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ABC कंपेनर ऑफ दिस प्रोग्राम, अवर कॉलेज हैज अरेंज दिस grand program to kindle the flame of yoga to every individual and acquaint its divine power for everyone। तो वही तो लिखना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर इंडिपेंडेंस डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कंपेनर ऑफ दिस प्रोग्राम, टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, 74th इंडिपेंडेंस डे, 75th 76th रिपब्लिक डे, जो भी है, ठीक है। ऐसा आप लोग लिखो, सेम चीज, सिर्फ क्या बदलेगी, मेन इवेंट की प्रोग्राम के जगह यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे आ गया, टीचर्स डे आ गया, योगा डे आ गया, बाकी तो चीजें सेम रहेगी। Welcome speech. So today we are fortunate to have famous Yoga Guru Acharya Dayanand Guru as our speaker and chief guest, Mr. Prasad Joshi, the principal of our college, presides over the function. Firstly, I request Mr. Pratik Deshpande, Secretary Student Council, to welcome the chief guest and the president of the program by offering garland, coconut and memento। तो मुद्दे की बात वही है कि जब वेलकम स्पीच आता है तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि वेलकम स्पीच में कि आज हम लोग बहुत खुश है कि आज हमारे पास ये XYZ पर्सन एज अ मतलब बोलते ना कि गेस्ट बन के आया है। सो टुडे वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ फेमस योगा गुरु। योगा है तो भाई योगा गुरु का नाम लिख दिया। अगर भाई एनुअल फंक्शन है, चिपका दो गोविंदा आ रहा है हमारे कॉलेज में, कुछ भी लिखो ना भाई, किसी का भी नाम लिखो। टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फेमस सिंगर, लिख दो भाई आतिफ असलम हमारे, ये अरिजीत सिंह हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, आतिफ असलम हमारे कॉलेज में आ रहे, लिखो ना भाई, लिखने में क्या जा रहा है। सो टुडे वी आर फॉर्चुनेट टू हैव फेमस योग गुरु आचार्य दयानंद गुरु एज अवर स्पीकर एंड चीफ गेस्ट, जो भी है। द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज प्रिसाइड्स ओवर द फंक्शन फर्स्टली। फिर वो सेक्रेटरी को बुला रहे स्टूडेंट काउंसिल के कि चीफ गेस्ट का वेलकम, क्योंकि ये वेलकम स्पीच है, तो कि वो आके मतलब चीफ गेस्ट का वेलकम करे। तो जब भी वेलकम करते हैं, फेलिसिटेशन करते हैं, तो देखो तुलसी प्लांट दिया जाता है, बुके दिया जाता है। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भगवत गीता कहीं कहीं पे दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक कहीं कहीं पे दिया जाता है, मोमेंटो, गार्लैंड, शॉल दी जाती है, राइट, कोकोनट दिया जाता है। चॉइस इज योर्स, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। फिर लाइटिंग द लैम्प, एज अ कंपेनर तुम्हारा काम ये बोलना, आई रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज टू गार्लैंड द आइडल ऑफ गॉडेस सरस्वती एंड लाइट द लैम्प एज अ पार्ट ऑफ अवर tradition. Then welcome song, now the students of our cultural group, now the students from 11th A, from now the student of commerce B, 12th commerce, 12th science, चिपकाओ कुछ भी, students of cultural group of our college will welcome the guest by singing a welcome song in their honor. फिर thank you all, मतलब गाना हो गया, wow what was a melodious song, thank you all। मेन इवेंट्स, अब मेन इवेंट में क्या है, एक तो योगा की इंपॉर्टेंस रहेगी, योगा होगा। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर प्रिंसिपल सर टू एक्सप्रेस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। सर ने बोल दिया, देन थैंक यू सर। नाउ इट्स टाइम टू लिसन अवर चीफ गेस्ट। आई रिक्वेस्ट द योग गुरु टू मोटिवेट अवर स्टूडेंट्स विद द मोटिवेशनल वर्ड्स। हो गया, थैंक यू सर। नाउ आई वुड नाउ इट्स टाइम फॉर योगा आसन्स। सो काइंडली टेक आउट योर योगा मैट एंड लेट्स डू द योगा विद अवर फेमस योगा गुरु। तो फिर हो गया योगा आसनास परफॉर्म। थैंक यू सर, लिख सकते हो। रियली योर स्पीच वॉज इंस्पायरिंग एंड योगा डिमॉन्स्ट्रेशन वॉज द प्रेज वर्दी। जो लिखना है लिखो, वोट ऑफ थैंक्स में। नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड द प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर सतीश यादव, जो भी है, किसी को क्या, आई वुड लाइक टू कॉल XYZ टू एक्सप्रेस द वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स होने के बाद भी लिखो थैंक यू सो मच। सो द ये मतलब बोलते हैं ना कि नाउ द फंक्शन इज ओवर। जो भी रहेगा, नेशनल एंथम से हो जाती है एंडिंग, बहुत जगह पे वंदे मातरम प्ले हो जाता है, नेशनल सॉन्ग हो जाता है। तो चॉइस इज योर्स, आप लोग कैसे भी एंडिंग कर सकते हो, बट वोट ऑफ थैंक्स इतने पॉइंट कवर होने चाहिए। तो एक ही स्क्रिप्ट है, उसको रट्टा मार के जाओ। रट्टा क्या मारना है, यही एक स्क्रिप्ट को याद करके जाओ कि हाँ ऐसा आएगा तो मुझे ऐसा 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 लिखना है। मेन इवेंट बदलेंगे, मेन इवेंट तो अपने मन से भी सोच के थोड़ा बहुत लिखोगे, बट try to score complete marks. We don't know whether your college has given 20 out of 20 in oral or not, but now it's your responsibility कि anyhow आप लोगों को उस 80 में से 60 up 65 up कैसे स्कोर करना है, ये आप लोगों को सोचना है, right? And English is a subject where exactly what happens कि तुम लोग सोचते हो क्वेश्चन नंबर 1 अगर 12 मार्क्स का है तो 12 में से हर जगह आधा 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 कम कर दोगे बेटा, तो 3 मार्क्स अगर हर क्वेश्चन नंबर में गायब करते जाओगे, सो यू विल बी इन ट्रबल। फिर 80 में से 50 ही आता है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं करना है, हर जगह मार्क्स स्कोर करना है।
ये 4 मार्क्स भी आपके जेब में गए समझू। तो उसके बाद आता है फिल्म रिव्यू। अब फिल्म रिव्यू हो गया, बुक रिव्यू हो गया, चैनल पे अवेलेबल है। शॉर्ट में बता रही हूँ कि राइट अ रिव्यू ऑफ द फिल्म दैट यू हैव रिसेंटली सीन बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो दे आर रियली वेरी गुड, दे आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। रट्टा मार लो, अभी भी वक्त है कि तुम्हारी पसंद की कोई भी मूवी, दे आर नॉट फोर्सिंग यू कि यही मूवी पे लिखो, वरना आजकल सनम तेरी कसम देख रहे हो, वैलेंटाइंस वीक में वही लिख के आ जाओगे, इंदर के साथ धोखा हो गया, सरू छोड़ के चली गई, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। नेम ऑफ द कैरेक्टर, टाइप, जनर ऑफ द फिल्म, जनर समझ में आ रहा है, रोमांटिक है, एडवेंचर है, क्या है, स्टोरी लाइन, थीम, स्पेशल फीचर, नॉवेल मतलब कि स्पेशल फीचर क्या है, नॉवेल ये नॉवेलिटीज कौन है, म्यूजिक, डांस, सॉन्ग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, वुड यू रिकमेंड दिस, would you recommend others to watch it and why? Any 4 points you have to cover. समझ में आ रहा है? 6 पॉइंट में से any 4 points you have to cover. So see, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे पद्मावत का लिखा है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। जब भी लिखोगे ना, जिस भी मूवी का लिखोगे रिव्यू, तो ऐसे सेंटर में उस मूवी का नाम लिख देना डबल कोट में, ठीक है। फिल्म रिव्यू है, चल रहा है, क्वेश्चन नंबर वहां पे लिख दिया। अगर आप लोगों ने वहां पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया, बस ऐसे यहाँ पे सेंटर में मूवी का नाम लिख देना, डबल कोट दे देना, आफ्टरवर्ड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। सो इट इज इन दिस हिस्टोरिकल फिल्म, देखो यहाँ पे दिया भी है कि वो हिस्टोरिकल फिल्म है 13th सेंचुरी की। इंडियन क्वीन पद्मावती जो कि हैप्पीली शादी करती है, मैरिड टू राजपूत रूरल रतन सिंह जो कि एक टायरेंट सुल्तान था, और अलाउद्दीन खिलजी उनके लाइफ में आता है और वो उनके किंगडम पे वॉर कर देता है। पता ही होगा, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। तो मुद्दे की बात है कि उनको रानी पद्मावती से ऑब्सेशन हो जाता है, तो खिलजी रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और बहुत ही ह्यूज हिट हुई। अभी तो तुम्हारे पास कितनी लॉट ऑफ मूवीज ऑप्शन यू हैव, यू कैन राइट एनी, बस ऐसे पहले जनर लिखा, मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल लिखा है, जो भी लिख रहे हो वो मूवी कौन से उसकी है, ठीक है। उस मूवी की स्टोरी लाइन, बच्चे कबीर सिंह की पूरी स्टोरी लिखते हैं, यू डोंट नीड टू राइट द होल स्टोरी, अरे क्या हुआ कबीर प्रीति के साथ, यू जस्ट हैव टू राइट कि मेन स्टोरी लाइन क्या है। जैसे इसमें ये पता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती पसंद थी तो उसने वॉर कर दिया, ठीक है, उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, स्टोरी में इतना ही है। तो इतना ही लिखा, कब फिल्म रिलीज हुई और कितने अवार्ड्स मिले, कितनी फेमस हुई। द मेन कैरेक्टर शाहिद कपूर, फिर कैरेक्टर्स लिख रहे कि शाहिद कपूर एज अ ब्रेव रतन सिंह, दीपिका पादुकोण एज द ब्यूटीफुल एंड लॉयल रानी पद्मावती एंड रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी, अदिति राव हैदरी, जिम सर, ये सब तो सपोर्टिंग मतलब बोलते हो स्टार थे। द फिल्म अनडाउटेबली बिलोंग्स टू रणवीर सिंह हु ब्रिंग्स द फायर। मुद्दे की बात है, खली बली सुना ही होगा, तो फायर्स ग्रीडी बार्बरिक खिलजी टू लाइफ ऑन द स्क्रीन। तो उनकी जो आंखें थी, देखा रहेगा, एकदम एकदम खतरनाक दिखाया है उसमें। सो ही इज मैग्निफिशिएंट ऑन द स्क्रीन विथ हिज स्केयर्ड फेस एंड कोलाइंड आईज, उसकी आंखें अगर देखी होगी। फिर ये जो फिल्म है ये मैसेज देती है, ब्रेवरी, वेलर, प्राइड इन द फेस ऑफ ऑब्सेशन। रतन सिंह शंचू भी ट्रू राजपूत, वो अपने वर्ड्स एविल खिलजी को रखता है, इवन दो उसको पता था कि इसके बाद वो डेथ भी उसकी हो सकती है, खतरनाक चीज थी, बट फिर भी मतलब बोलते हैं ना कि वो अपने वर्ड्स को रखता है। पद्मावती अपनी ये लॉयल्टी और प्योरिटी को रखती है। तो एंडिंग इतनी अच्छी थी कि एंडिंग कीप्स वन ग्लूड टू देयर सीट्स। सो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, आप कोई भी मूवी का लिखो, you can write the ending keeps one glued to their seats, ठीक है। Some of the high points of the film are the dance, humor and खली बली, this music and scenery are breathtaking, all in all an excellent film not to be missed। तो आप लोग ऐसे लिखोगे, समझ में आ रहा है, याद करके जाओ, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस। तो 4 मार्क्स, ये 16 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, माइंड सेट बना लो। पहले वर्चुअल मैसेज लिखूंगी, मार्क्स लेके आऊंगी, जो भी है इंटरव्यू क्वेश्चन करूंगी, जो भी है मार्क्स लेके ही आना है, कंपेयरिंग करके ही आऊंगा, रिव्यू लिख के ही आऊंगा, मार्क्स मिलने चाहिए बस। 16 मार्क्स ऐसे ही इजीली जेब में चले जाएंगे। देन मुद्दे की बात करते हैं समरी राइटिंग। अब आप लोग बोलोगे टीचर ये समरी राइटिंग किधर है? जब आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 इज अवर अनसीन पैसेज। आपको अनसीन पैसेज के बेस पे समरी राइटिंग लिखनी होती है, जो कि 3 मार्क्स की है। 10 तक भी समरी लिखा है। अब जो मेरे गधे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता, वो एज इट इज उस पैसेज में से 4 से 5 लाइन उठा के लिख देंगे, कुछ ना कुछ टाइटल दे देंगे, 1-1.5-2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द गधे बच्चे। तो अगर मैं बात करूं शिद्दत से स्कोर करना है, तो समरी राइटिंग की अगर बात करें, समराइजिंग और राइटिंग समरी मींस गिविंग अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट मेन पॉइंट इन योर ओन वर्ड्स। अ समरी इज ऑलवेज मच शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? वो समरी तुम लोग जो भर भर के रामायण लिखते हो, लिखना ही नहीं है भाई। 2 घंटे की मूवी जब दोस्त को 10 मिनट में एक्सप्लेन करते हो तो लिखो भी तो वैसे ही ना। क्या 2 घंटे की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाले हो क्या? अरे उसने ऐसा बोला फिर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या समझ में आया
क्या स्टोरी लाइन है वो। तो जब उस पैसेज को रीड करते हो ना, अनसीन पैसेज को, पहले तो है ना 5 मिनट उस अनसीन पैसेज को क्लियरली पढ़ने का, उसको है ना हिंदी में ट्रांसलेट करो, मनी मन में उसको समझने की कोशिश करो। एक बार अनसीन पैसेज को समझ लिया ना तो समरी लिखना टफ नहीं हो जाती और अनसीन पैसेज के आंसर्स ढूंढने भी टफ नहीं हो जाते। सिर्फ पढ़ो और इतने भी गधे नहीं हो कि समझ में नहीं आएगा, उसको रीड करो। कहीं ना कहीं पे कंप्लीट द सेंटेंस करके क्वेश्चन आता है, वो नहीं समझ पाते हो, अगर रीड करोगे समझोगे तो समरी में अगर प्रॉपरली रीड करोगे तो उसका एक टाइटल दे पाओगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो अबाउट, देखो मुद्दे की बात है, समरी में टाइटल देना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपको आपके अनसीन पैसेज के ऊपर ऐसा टाइटल देना है समरी लिखने से पहले। और फिर भी अगर भेजा काम नहीं करता ना आप लोगों का, सो अबाउट उसमें किसके बारे में रहेगा वो लिख देना कि अबाउट दिस। एटलीस्ट मेरे बच्चों ने कुछ तो टाइटल दिया, ये कंसिडर होगा एंड देयर यू विल गेट द मार्क्स फॉर द टाइटल। गई बात भेजे में। और अगर सोच समझ के अच्छा टाइटल दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड, समझ में आ रहा है। सो देयर आर 5 की स्टेप्स दैट यू that help you to write a summary। पहले तो read a text, break it down into sections, समझो कि पहले उसमें क्या दिया है, पहले पैराग्राफ में, सेकंड में क्या दिया है, थर्ड में क्या दिया है, की पॉइंट समझो, फिर समरी लिखो। फिर उसके बाद आपको वही बोला कि समरी जो है अगेंस्ट द आर्टिकल, मतलब कि उसकी समरी एक बार चेक करो। राइटिंग अ समरी डज नॉट इन्वॉल्व क्रिटिकिंग और एनालाइजिंग द सोर्स, यू शुड सिंपली प्रोवाइड एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। मैं वही तो बोल रही हूँ कि कॉपी मत करो ओरिजिनल, बट नहीं आ रहा है तो क्या करें, ऐसे केस में छाप दो, बट नहीं, समझो ना करना क्या, इतना दिमाग नहीं है, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। पढ़ो पढ़ो, ब्रेक डाउन करो उस पैसेज को। बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास, तुम लोग बोलते हो टाइम ही नहीं होता, अरे साल भर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे टाइम मिलेगा। अगर साल भर में कभी कभी भी बिना देखे लिखने की कोशिश की रहेगी ना कि आज रिव्यू लिख लेता हूँ, आज वर्चुअल मैसेज की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अगर वो करोगे, एक बार खुद की हैबिट बना दोगे, अभी भी टाइम है, 24 आवर्स में तो बहुत कुछ कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास तो 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त है। एक रात में भी पढ़ के तुम लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर ला सकते हो, सिर्फ अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज। समझ में आ रहा है, एज वेल एज ओपन योर ब्रेन टू। दिमाग के बिना तो नहीं चलेगा। सो सी, ये सारी चीजें इतना टफ नहीं है, समरी करके ही आना है बेटा, कुछ भी नहीं है यार। पढ़ो, ब्रेक डाउन करो, लिखने की कोशिश करो। इंग्लिश वीक है, नो मैटर, बट ट्राई टू राइट एटलीस्ट समथिंग। नहीं पूरे 3 मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। और अगर अच्छे से करोगे तो 16+3 17 का रेशो में पकड़ लो कि 17 मार्क्स आपके जेब में गए, अगर प्रॉपरली लिखा तो। उसके बाद बात करते हैं सी, उसके बाद माइंड मैपिंग है, उसी के नीचे माइंड मैपिंग आता है, एंड माइंड मैपिंग इज फॉर 3 मार्क्स। अब बेटा देखो ना, बोर्ड वाले बहुत अच्छे, दे यूजुअली थिंक्स अबाउट यू पीपल, बट आप बच्चे ही नहीं समझ पाते हो। अब सुनो, माइंड मैपिंग में है क्या, माइंड मैपिंग वर्ड का मीनिंग समझ में आता है। माइंड मैपिंग, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं रहता है ना। जो भी टॉपिक आएगा इसका जब एज अ पेपर चेकर, एज एन एग्जामिनर, एज अ मॉडरेटर जब आते हैं ना पेपर करेक्शन के लिए, वहां पे हमको कोई आंसर शीट लिख के नहीं आती है, वहां पे कोई आंसर की में माइंड मैपिंग का आंसर नहीं लिख के दिया रहता है, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर होता है कि क्या लिखना है। माइंड मैपिंग, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं सोच सकता ना, तो भाई माइंड मैपिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे गधे से गधा भी मार्क्स स्कोर कर सकता है। जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के बारे में 4 ऐसे सबसेक्शंस बना दो और उसमें भी कुछ सबसेक्शंस बना दो और आप लोग इजीली मार्क्स स्कोर करोगे, क्योंकि हर किसी का दिमाग ये एज पर योर माइंड होता है। माइंड मैपिंग में भी स्कोर करना ही है, आपको एक मेन टॉपिक तो दिया ही रहता है, कभी कभार तो बोर्ड वाले ना उसके सब टॉपिक भी दे देते, ठीक है। जैसे ये स्पोर्ट्स वाले की बात करते हैं, गिवन नहीं, यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, आपके बुक में देखो दिया है स्पोर्ट वाला, तो उसमें मतलब बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो उसके 4 सब पॉइंट्स भी दे दिए उन लोगों ने कि क्या क्या है, ठीक है। तो अगर उसमें आपको यूनिटी दिया है तो यूनिटी में आपको कैसे कैसे यूनिटी आ रही है, स्ट्रेंथ दिया है तो कैसे स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फ्रेंडशिप स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना साथ में गेम खेलने से, स्पोर्ट्स से। तो वो सारी चीजें इन द सेंस कि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता है। माइंड मैपिंग में आपका खुद का मार्क्स है, 3 मार्क्स से जाने मत दो। 3 मार्क्स अगर ये 17+3 कर दूं तो 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए, और 20 में से 15 तो मेरे बच्चे लेके ही आ सकते हो, आराम से ला सकते हो दिमाग दौड़ाओगे तो। अब माइंड मैपिंग की अगर मैं बात ही करूं, एक सेकेंड सॉरी, सी माइंड मैपिंग की अगर मैं एक सिंपल बात करूं, देखो एक बॉक्स बनाओगे जहाँ पे मेन टॉपिक रहेगा, उसके बाद ना ऐसे 4 सब ब्रांचेस बना देने के, कभी कभार 4 सब ब्रांचेस का भी दिया ही रहता है। जैसे यहाँ पे बोला है डेवलप अ माइंड मैप शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक की बात की है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि एक आपका मेन टॉपिक हो गया, इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक की बात हो रही है, राइट। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक क्या क्या हो सकता है, राइट, म्यूजिक से क्या क्या फायदा होगा, तो वो 4 चीजें तुम लोगों ने लिख दी।
ठीक है, जैसे यहाँ पे इमोशनल इफेक्ट, तो इमोशनल इफेक्ट में क्या हो रहा है, गुस्सा शांत हो रहा है, रिड्यूस एंगर, रिड्यूस एंजाइटी। मतलब कि जब 4 सब ब्रांचेस बना रहे हो, उसके भी 2-2 3-3 सब ब्रांचेस बनाओ ना, लिखो ना अपने मन से, तुम्हारा दिमाग क्या, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है उसके बारे में, समझ में आ रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक मेन बॉक्स बनाया, उसके 4 ब्रांचेस बना दी, 4 ब्रांचेस के भी टॉपिक कभी कभार बोर्ड वाले देते हैं, बस उसको बाइफरकेट करके लिखना है। और हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं सोचेगा, माइंड मैपिंग इज अप टू यू, व्हाट योर माइंड इज थिंकिंग, समझ में आ रहा है। सो मार्क्स तो स्कोर करने ही है, वो मार्क्स आपको कहीं पे भी जाने देने नहीं है। देखो तो इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, तो देखो इफेक्ट ऑफ म्यूजिक में क्या दिया है, मेंटल इफेक्ट हो रहा है, रिलैक्सेस द माइंड, इंक्रीज मेमोरी, इंप्रूव फोकस, इट्स बेटर लर्निंग। इफेक्ट ऑफ म्यूजिक में फिजिकल इफेक्ट हो रहा है, इंप्रूव हार्ट हेल्थ, डिक्रीजिंग फैटिक, फिर रिड्यूसेस एक्यूट पेन। फिर इमोशनल इफेक्ट में देख रहे हो, हेल्प टू स्टे पॉजिटिव, रिड्यूस एंगर, रिड्यूस एंजाइटी, रिड्यूस डिप्रेशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। फिर देखो ह्यूमन, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आके गया है कि प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग द आइडियाज, फ्लोज, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। सो ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करूंगी, तो ह्यूमन इंटरेस्ट में बेटा क्या क्या ह्यूमन इंटरेस्ट है, देखो ना, साइंटिफिक हो गया, फिर यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस दे दिया है, ओके, फिर इंटेलेक्चुअल दिया है, एस्थेटिक दिया है, स्पोर्ट्स दिया है। तुम लोग अपने मन से लिखो ना, अगर तुम्हारा ह्यूमन इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, तो एक में तुम्हारे ई गेम्स हो गए और एक तुम्हारी इंडोर आउटडोर गेम्स हो गए। तो अब उसमें भी तुम स्पोर्ट्स में देखो, फुटबॉल, इंडोर गेम्स, क्रिकेट लिखा है, तुम लोग भाई फ्री फायर, पबजी, ये सीओडी, मिनी मिलिशिया जो खेलते हो लिखो। हॉबीज में पेंटिंग, फोटोग्राफी, गार्डनिंग। एस्थेटिक में अगर तुमको क्राफ्ट पसंद है, आर्ट पसंद है। इंटेलेक्चुअल में रिसर्च, राइटिंग, रीडिंग। कम्युनिटी सर्विस में वॉलेंटियरिंग, फंड रेजिंग, मेडिकल एड। साइंटिफिक में डिस्कवरी, इन्वेंशन। अरे भाई तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुमको गाना सुनना पसंद है तो लिखो ये लिसनिंग म्यूजिक, तो म्यूजिक में कैसा, उसके ब्रांचेस बना दो भाई, अरिजीत सिंह सॉन्ग, आतिफ असलम सॉन्ग, लता मंगेशकर सॉन्ग, 90s सॉन्ग, चॉइस इज योर्स। समझ में आ रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट यू। वहां पे क्लियरली लिखा होता है, इसका कोई आंसर की नहीं है, जो बच्चा लिख रहा है, जो बच्चे का माइंड कह रहा है, उसके बेस पे मार्क्स है। तो मेरे बच्चों की 3 मार्क्स तो यहाँ पे जाने ही नहीं चाहिए। प्रिपरेशन फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, इंग्लिश सब्जेक्ट बोला तो सेंटर में वो आ गया। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ रहे हो, प्रोज, वर्सेस, राइटिंग स्किल और यहाँ पे नॉवेल, तो 4 नॉवेल के नाम लिख दो। ग्रामर में क्या पढ़ रहे हो वो लिख दो। राइटिंग स्किल में क्या पढ़ रहे हो, बनाओ ना ब्रांचेस, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, दिमाग दौड़ाओ बस। तो अगर मैं बात करूं तो ये 16 प्लस ये मतलब कि 16 + 3 19 और 19 + 3 अगर मैं पकड़ूं आप लोगों का, तो 19 + 3 22। अब 22 में से 15 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। लेक्चर वेस्ट मत होने देना, संडे वेस्ट कर करके आ रही हूँ रे, सही बात है कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सोचो कि ये 22 में से 15-16 मार्क्स तो जेब में जाने ही चाहिए। ये अवेलेबल करवा के दे दूंगी, और अवेलेबल देखो ऑलरेडी है अवेलेबल, अगर देखने जाओगे तो, अगर प्रीवियस वीडियोस देखा है तो ऑलरेडी पता होगा ही होगा। तो एक बार गो थ्रू करो, इतना माइंडसेट बना लो कि मार्क्स आने ही चाहिए। अब 2-3 मिनट मेरे को भी दे दो, तब तक मैं तुम्हारे थोड़े कमेंट्स पढ़ लूँ। ये जो तुम लोग लिख रहे हो, गोल्डन प्ले बटन जरूर मिलना चाहिए, पहले वीडियोस देखो तो सही। थोड़ी सीरियसनेस जगा लो, ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी पढ़ोगे, अच्छा खासा स्कोर करोगे, वक्त हाथ से गया नहीं है। देखो अब आप लोगों के ऊपर है कि ये 22 मार्क्स जो है कैसे स्कोर करना है। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को इंटरव्यू नहीं लिखना है, डोंट राइट इंटरव्यू। अगर आपको ईमेल पसंद है, राइट ईमेल। ईमेल का भी फॉर्मेट सिंपल है, टेक्स्ट बुक में दिया है। आपको क्या करना है, आप लोगों ने आपका मेल बॉक्स मतलब मेल इनबॉक्स तो देखा ही है आपका, बना दो, एक टैब बना दो, कंट्रोल बटन बना दो, ठीक है। और ये जो बच्चा कमेंट कर रहा है मैम माइंड मैपिंग करा दो, टेंशन मत लो, माइंड मैपिंग में कुछ नहीं करना है बेटा, एक बॉक्स बनाना है। बनाओ ना एक बॉक्स सेंटर में, जो टॉपिक का नाम दिया है उस बॉक्स के रिगार्डिंग, उस टॉपिक रिगार्डिंग तुम्हें क्या लग रहा है, उसके 4 सब ब्रांचेस बना दो। फिर उन 4 सब ब्रांचेस के बेस पे तुम्हें क्या लग रहा है लिखो ना, अपने मन से लिखो। ट्राई टू राइट बाय योर ओन सेल्फ, डजंट मैटर ओनली कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बस क्या लिख रहे हो, बट वो रिलेट होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बोलते ना कि ये होता ही तुम्हारे लिए कि तुम्हारा माइंड क्या सोच रहा है, और हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं सोचेगा, तो मार्क्स तो मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब आगे बढ़ते हैं।
जो अगला 16 मार्क्स है 22 हो गया। फिर अगले जो 16 मार्क्स है नॉवेल, बेटा नॉवेल के बारे में मैं बात ही क्या करूँ, हम लोगों ने पढ़ा है हमारे नॉवेल के बारे में, हम लोगों ने एकदम वर्ड टू वर्ड इन द सेंस कि मैंने कुछ नॉवेल के क्वेश्चन आंसर ऐसे करवाए थे मेरे बच्चों को कि आप लोगों को वो एकदम बोलते हैं ना कि इन डिटेल बायर्ड हो गए रहेंगे। 4.1 अगर देखा होगा, ठीक है। 4.2 की बात करूं, टू सर्व विथ लव, E.R. ब्रेथवेट की स्टोरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। कौन से बच्चे ने क्या एक्सप्रेस किया, कौन कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा था हाफ ईयरली रिपोर्ट में, हम लोगों ने सब कुछ ऑलरेडी कवर किया है टू सर्व विथ लव में। फिर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, वो पासा पार्टू, फिलियस फॉग और औदा की कहानी कि कैसे फिलियस फॉग ने वो 80 डेज का चैलेंज कंप्लीट किया, लास्ट में उसको औदा भी मिल गई। तो मतलब होल एंड सोल ये जो चीजें हुई है वो स्टोरी हमने देखी है। साइन ऑफ 4 तो बेटा हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि क्या थी कहानी, कि कैसे शर्लॉक होम ने मतलब बोलते ना कि वो मिस्ट्री को सॉल्व किया, जोनाथन स्मॉल पकड़ा गया। तो क्या है कहानी। नॉवेल का अगर वन शॉट चाहिए इन द सेंस कि आप लोग वो चैनल पे भी जाके देख सकते हो, और फिर भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस PDF में है, देखने की बात करोगे तो जैसे 18th सेंचुरी गिफ्टेड इंग्लिश लिटरेचर, गिफ्टेड मैनकाइंड विद क्या दिया था उन लोगों ने, नॉवेल एंड पीरियोडिकल एसेस, नॉवेल सुन बिकम डोमिनेंट लिटरेरी जनर एज इट इज, सब ना क्योंकि उसने पीपल को मोर पर्पसफुल लाइफ के लिए हेल्प किया, इंटेलेक्चुअल सेंटिमेंटल रियलिस्टिक स्पिरिट भी मिला, और पॉपुलैरिटी भी गेन हुई। तो ऑल ऑफ दिस ही आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बेटा हमने किए ऑलरेडी। इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नॉवेल इनिशियली रोट अबाउट द, हम इंडिया वाले किसके बारे में बात करते हैं, देश और समाज। सो नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज। गॉथिक नॉवेल कंटेंट्स, गॉथिक में क्या था, सब था ना, टेरर, सुपरनेचुरल, मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, हॉन्टेड बिल्डिंग, सब तो हो गया, ठीक है। तो ये डिटेक्टिव फिक्शन, स्ट्राइक आउट, ये क्या था, क्राइम फिक्शन का सब जेनर था, राइट। Novel is a relatively long narrative fiction. English word novel is derived from the Italian word novella. Geoffrey Chaucer wrote क्या लिखा था, The Contemporary Tales. The Tale of Zenzi by Muraski Shikibu was published in year 10 and 10. The Pilgrim Program is a novel written by the John Bunyan. और Stream of Consciousness novel Virginia Woolf है ना. The first Indian English novel Rajmohan's Wife was written by the Bankim Chandra Chattopadhyay. अगर मुझे याद हो गया तो आप लोगों को भी हो जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सब हमने कवर किया है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। ये सारा मैच द फॉलोइंग सब हमारे चैनल पे अगर देखने जाओगे तो, और अगर प्रायर वीडियो देखे रहोगे एक बार करके जाना। 21 से डाइजेस्ट कुछ भी रट्टा मारो ही मत। अगर आप एक बार वीडियो देखते हो किसने क्या किया है, एक बार आप आपका टेक्स्ट बुक रीड करो, नहीं कुछ पसंद है टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो बेटा, आप लोगों को ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। सेटिंग क्या है, प्लॉट क्या है, थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये सारी चीजें क्लियर करके जाओ। और इसमें से आपको 4 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है, समझ में आ रहा है। और ये सब हम लोगों ने कवर किया है। अगर मैं बात करूंगी तो सारा का सारा चीज हम लोगों ने कर ली है। फिर उसके बाद देखो जो सेकेंड था, देयर इज अ सडन ट्विस्ट, एक सेकेंड, हाँ ये सेकेंड नॉवेल की अगर मैं बात करूंगी, प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन, ओके। देखो सेकेंड नॉवेल पे दिया है कि अरेंज द इंसिडेंट और द एक्सेप्टेड फॉक्स प्रपोजल ऑफ मैरिज व्हेन सेट फ्री द फर्स्ट थिंग दैट द फॉक डिड वाज ही नॉक्ड फिक्स डाउन एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, फिक्स अरेस्टेड फॉक एट द 57 सेकेंड, फॉक एंटर द रिफॉर्म क्लब सलून। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी फिक्स ने अरेस्ट करवाया, फिर वो फ्री हुआ, पहले सी आएगा, फिर वो नॉक्ड फिक्स डाउन किया, ठीक है। फिर औदा ने उसको प्रपोजल जो था वो हुआ, फिर 57 सेकंड पे फॉक क्या हो गया, रिफॉर्म क्लब में पहुंच गया। देखो तो ये आंसर्स भी दिए हुए हैं। देयर इज अ सडन ट्विस्ट इन क्लाइमेक्स ऑफ द नॉवेल एक्सप्लेन बाय साइटिंग सम लाइंस एंड रेलेवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो फॉक जो रीडर है, पहले लोगों को लगा कि वो सिर्फ वेजर लगाया मनी के लिए, ना कि ऑनर के लिए, बट बाद में पता चलता है ना कि वो इतनी जर्नी ट्रेवल्स करने के बाद, कितने सारे ऑब्स्टेकल को फेस करने के बाद, मतलब बोलते हैं ना इतना सब कुछ होने के बाद भी वो औदा के बारे में सोचता है, लास्ट में वो वेजर जीत जाता है, तो वो एक जेंटलमैन है। तो ये सारी चीजें जो क्लाइमेक्स है स्टोरी का वो आपको दिया है। डेनम का कैरेक्टर पता ही था, ही वॉज द हेड बॉय, पीटी के ऊपर उसने मतलब क्वेश्चन रेज किया था, सबको पता ही है पीटी कंपलसरी होनी चाहिए। और पीटी जब कंपलसरी कर भी रहे हो तो वो पीटी कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज सबके लिए नहीं होनी चाहिए, हफ्ते में 2 दिन की पीटी सफिशिएंट नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। पासापाटू कौन था, हु वाज द पासापाटू, पासापाटू वाज द असिस्टेंट ऑफ द फिलियस फॉक, स्टोरी पता होगी तो, ठीक है। वो हमेशा सबके लिए सॉफ्ट वर्ड यूज करता था, वो एक इनोसेंट था, ठीक है। ही वॉज वेरी लॉयल टुवर्ड्स मिस्टर फॉक। तो जो भी चीजें हैं आप लोगों को देखने मिल जाएगा। शर्लॉक होम का तो उसी दिन हम लोगों ने पढ़ा, वो एक डिटेक्टिव है, वो एक लीडिंग कैरेक्टर है नॉवल के, ही इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वो हम्बल है नेचर में, ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी करते हैं, प्रोफेशनल मतलब बात करेंगे। डिटेक्टिव फिक्शन मतलब कि वो एक
प्रोफेशनल डिटेक्टिव है, उन्होंने लीड लिया। डॉक्टर वॉटसन भी पता ही थे, मेजर कैरेक्टर ही है, मेरी मॉस्टन से उनको प्यार हो जाता है। बात करेंगे डॉक्टर वॉटसन की तो शर्लॉक होम के साथीदार है, उनके रूममेट है, उनके साथ हर उसमें रहते हैं फॉर प्रैक्टिस। देखो तो आपको ऐसा थोड़ा बहुत चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। थीम ऑफ द नॉवेल टू सर्व विथ लव, उसी दिन तो बताया था स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है। रेसिज्म एक थीम हो गया कि उनकी रेसिज्म की वजह से उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, ठीक है। तो ये बीइंग ब्लैक सिटीजन क्या प्रॉब्लम फेस किया। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का तो भाई तुमको यही पता है कि एक मतलब बोलते ना कि टाइम, सेंट्रल आइडिया की अगर बात करेंगे कि टाइम मतलब कि टाइम उसका मेजर फीचर है, थीम कि टाइम की वजह से जर्नी में कितनी सारी प्रॉब्लम फेस की, सबका यहाँ पे मैंने थीम बता दिया है। सेंट्रल आइडिया क्या है सारी नॉवेल की दे ही दी है सेंट्रल आइडिया। राइट इन योर ओन वर्ड्स द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। इतना अच्छे से, अब ये इतना पूरा रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता था कि हाफ ईयरली रिपोर्ट जो थी वो 15 नवंबर को थी। ग्रीन स्लेट स्कूल के कैलेंडर का इंपॉर्टेंट डे था, 10 बजे सारे बच्चे वहां पे गए। हाफ ईयरली रिपोर्ट आफ्टर ये ईस्टर हॉलीडे होने वाली थी, वहां पे बच्चों ने 6 मंथ में क्या पढ़ा है वही था। तो हर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव उसको एक्सप्लेन करने वाले थे, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। ये पूरा का पूरा दिन स्टूडेंट का अरेंज किया हुआ था। उस दिन सबसे पहले मिस्टर फ्लोरियन आते हैं, हेडमास्टर, वो स्कूल के बारे में बताते हैं। उसके बाद एक एक करके क्लास आती है, रिप्रेजेंट करती है। ब्रेथवेट की क्लास सबसे सीनियर थी तो सबसे लास्ट में आई। छोटे बच्चे बोलने में थोड़ा डर रहे थे, बड़े जैसे जैसे आगे आगे बारी आई वैसे वैसे आप लोगों को वहां पे मार्क डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो बस यही बात है कि जो भी था कि किसने किसके बारे में बोला, जोसेफ ने किसके बारे में बोला, डेनम ने किसके बारे में बोला, समझ में आ रहा है। तो कौन से 3 टीचर सिलेक्ट किए गए थे और उसमें मिस फिलिप्स कितनी अच्छी साबित हुई, तो वही सारी चीजें अपने मन से आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन जो भी हुआ था कि मिस्टर वेटसन जो थे पीटी के सर, वो आंसर नहीं दे पा रहे थे जबकि वही पीटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये सारी जो चीजें हैं अगर आप लोग देखोगे, द ट्रायो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ट्रायो होम्स डॉक्टर वॉटसन एंड मेरी डिसाइड टू विजिट लाइसियम थिएटर। क्यों लोग लाइसियम थिएटर जाते हैं? क्योंकि मेरी मॉस्टन को एक बार लिख के आता है ना कि अपने बारे में बताओ, जब वो न्यूज़पेपर में अपने बारे में बता देती है उसके बाद क्या होता है, उनको मोती मिलना, पर्ल आना शुरू हो जाता है। और लास्ट टाइम जब उनको मोती आता है तो उसके साथ क्या लिख के आता है उनको कि आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, आप अपने किसी भी 2 फ्रेंड्स के साथ मिलने आ सकती हो। फिर वो उनके पास जाती है, फिर वो जाते हैं। मतलब मुद्दे की बात है कि अगर आप लोगों ने बेटा लेक्चर्स देखे हैं ना चैनल पे तो आप लोगों को सब पता होगा। आज आपको बस यही करना होगा कि इसको एक बार ऐसे गो थ्रू करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे जस्ट रीड कर लो, गो थ्रू कर लो। आप लोगों को ये पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे, चाहे कैसे भी मैं सर को बोल के करवा दूंगी। तो जस्ट इसको एक बार गो थ्रू करके जाना और ओन से लिखना। मार्क्स कहीं पे भी जाने देने नहीं है, चाहे वो कोई भी नॉवेल हो, चाहे वो 4.1 हो, 4.2 हो, 4.3 हो, 4.4 हो। 4.1 से आपको ऑब्जेक्टिव ही आएगा। 4.2 से अगर मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को तो थीम बेस्ड, प्लॉट बेस्ड, सेटिंग बेस्ड कैसे भी क्वेश्चंस आए ओन से लिखो। इफ यू नो द स्टोरी यू कैन राइट इट बाय योर ओन सेल्फ, यू डोंट नीड टू प्रेफर एनी काइंड ऑफ डाइजेस्ट, मास्टर की 21 सेट कुछ भी फॉलो मत करो। मैं तो बोलूंगी मेरे नोट्स भी फॉलो मत करो, राइट इट बाय योर ओन सेल्फ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हाफ ईयरली रिपोर्ट, राइट इट डाउन। 2 में से 1.5, 1 मिलना ही मिलना है, समझ में आ रहा है। बट लिखो तो सही, एटलीस्ट स्किप मत करो, लिखना है आप लोगों को चाहे जैसे लिखना है, ओके। और ये अवेलेबल हो जाएगा, ये 16 मार्क्स भी कहीं पे भी जाने मत देना, अभी भी वक्त है, अभी भी कर सकते हो। अब उसके बाद अगर मैं बात करूंगी ग्रामर की, तो ग्रामर में हम लोगों ने ऑलरेडी वॉइस, टेंस, रिटोरिकल कुछ तो कवर किया था। अब हर बार जो बोर्ड एग्जाम में देखा है कि मॉडल वर्ब्स आते हैं, एक सेकेंड मैं चेक करती हूँ, वेट। यस, अगर बात करूंगी बेटा बोर्ड एग्जाम में मॉडल वर्ब्स आते हैं। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये बच्चों को पता ही नहीं होता। अब इतना टाइम तुम्हारे पास तो है नहीं। हैज, हैव सुना ही है, वॉज, वर सुना ही है। वर्ब तो पता ही है, जो वर्ब्स को हेल्प करने के लिए यूज होते हैं वही मॉडल वर्ब होते हैं। आप लोग ऐसा समझो जो कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, समझ में आ रहा है, एडवाइस, परमिशन, ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन दिखाते, राइट। तो ये जैसे कैन, कुड, ये शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हो गया। ये सारे मॉडल वर्ब्स है बेटा, समझ में आ रहा है। नीड टू, यूज टू, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट सुना ही होगा, राइट। तो ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, देखो जैसे लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताना, मस्ट मतलब कि मोस्ट सर्टन हो गया। मस्ट का मतलब होता है कि ये करना ही चाहिए, यू मस्ट ट्राई दिस, तुमको ये ट्राई करना ही चाहिए, समझ में आ रहा है। सो मस्ट एक तरीके का क्या होता है, पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी बताता है। द डार्क क्लाउड्स मस्ट मीन रेन टुडे ड्यू टू द न्यूज
द स्टॉक विल गो डाउन। अच्छा यहाँ देखो विल की बात कर रहे हैं, विल भी पॉसिबिलिटी बताता है कि इट विल बी लाइक दिस, समझ में आ रहा है। सो ड्यू टू द न्यूज द स्टॉक विल गो डाउन। वुड, अब वुड की बात करेंगे तो मतलब बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके की पास्ट पॉसिबिलिटी बताता है। मैं पास्ट पॉसिबिलिटी ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। द केमिकल वुड हेल्प द एक्सपेरिमेंट, सॉरी फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा है ये। फिर शुड मतलब कि ये चीज होनी ही चाहिए, राइट, यू शुड ट्राई दिस। देखो द केस शुड प्रिवेंट क्रैकिंग, समझ में आ रहा है, कोई भी चीज होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज करनी ही चाहिए। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग ये मस्ट हो गया, शुड हो गया, ये हम लोग यूज करते ही है, राइट। में हमें चांसेस बताता है, राइट, कि इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। में हमें चांसेस बताता है। में हमें प्रेयर के लिए भी यूज करता है ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो मे परमिशन भी तो बताता है, मे आई कम इन सर, तो ये परमिशन हो गया। मे आई गो टू वॉशरूम, तो मे हमें परमिशन भी बताता है, मे हमें पॉसिबिलिटी भी बताता है, राइट। कैन भी तो पॉसिबिलिटी बताता है कि यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, समझ में आ रहा है। यू कैन ट्राई दिस, तुम ये ट्राई कर सकते हो। तो बस यही है कि कैन भी आपको पॉसिबिलिटी बताता है। कुड भी एक तरीके की पास्ट पॉसिबिलिटी बताता है। कुड इज लाइक कि पास्ट पॉसिबिलिटी, मैं ये कर सकता था, ठीक है, आई कुड डू दैट। तो कुड एक पास्ट पॉसिबिलिटी बताता है। अब वुड की बात करेंगे तो वुड पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो गया, वुड आपको चॉइस भी बताता है। जब आप होटल में जाते हो तो आप बोलते हो ना कि आई वुड लाइक टू हैव सम कैपेचिनो, तो ये वुड एक तरीके का मतलब बोलते हैं ना कि आपकी चॉइस भी आपको प्रेफर कर रहा है, ये भी आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है। माइट मतलब कि शायद ही, लिस्ट सर्टेनिटी है, बट माइट भी आपको पॉसिबिलिटी बताता है। इट माइट बी टायर्ड, आई माइट बी टायर्ड टुमारो। एबिलिटी की बात करें तो कैन स्ट्रॉन्ग एबिलिटी देता है, राइट, ही कैन टाइप 34 वर्ड्स पर मिनट। कुड वीकर एबिलिटी बताता है कि शायद ये हो सकता था। शैल सजेशन देता है, शैल वी डांस, शैल आई डू दिस, ऐसा। नेसेसिटी की बात करें तो मस्ट, करना ही पड़ेगा, तो दे मस्ट गो टू वर्क टुडे। हैव टू भी हमें नेसेसिटी बताता है कि यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। शुड, यू शुड फ्लॉस एवरी डे। देखो एडवाइस के लिए भी शुड यूज होता है। परमिशन, तो मैंने वही बोला, मैं आई कम इन, माइट ही हैव सम मोर सोप, कुड आई बाय द न्यू मॉडल, ये परमिशन है। कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, तो अगर बात करोगे मॉडल वर्ब्स की, समझो हम लोग रियल लाइफ में एवरीडे यूज करते हैं, बचपन से करते आ रहे। टीचर कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, समझ में आ रहा है। तो बस उन्हीं चीजों को यूज टू नीड टू थोड़ा समझो कि क्या परमिशन बता रहा है, क्या आपको नेसेसिटी बता रहा है, क्या आपको ऑब्लिगेशन बता रहा है। थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ नहीं, अगर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे दिया है, कहाँ गया, लॉजिकल पॉसिबिलिटी मॉडल says degree of possibility to an action. Must is the strongest model that implies a possibility will occur, while could and might imply the speaker in unsure of the action happening. बात करेंगे मतलब बोलते हैं ना कि could and might, ये मतलब बोलते हैं ना कि unsure है, ये पॉसिबिलिटी है, ये एक्शन हो गया नहीं पता नहीं, बट ये अनश्योरिटी मतलब बोलते हैं अनश्योर है, यहाँ पे ऐसी बात हो जाती है। तो स्ट्रेस मत लो। अगर मैं बात करूं मॉडल ऑक्सिलरी की, मॉडल वर्ब्स की, अगर आपको मॉडल वर्ब यूज करने आ रहा है तो अगर पॉसिबिलिटी आए तो कैन यूज कर सकते हो, राइट, वहां पे। और आपको ऐसा पूरा चीज करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में सिलेक्ट करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इवन तो भाई इससे इजी वाला पीडीएफ अवेलेबल करके दे दूंगी, शायद होगा भी, एक सेकेंड लेट मी चेक, होगा भी कहीं ना कहीं पे, बट इसमें भी हो सकता है। लास्ट वीक भी हमने एक पीडीएफ ओपन की थी, तो उसमें देखते हैं। ये तो वॉइस है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीक कर लिया है। सी कैन दिख रहा है, एबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे एबिलिटी, ही कैन फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंडन। सजेशन, यू कैन टेक अ टैक्सी। कैन यू टेक मी टू अ विक्टोरिया स्टेशन, रिक्वेस्ट, ठीक है। कैन यू ड्रॉप मी टू द होम, ये रिक्वेस्ट है। बी एबल टू, जैसे कि एबिलिटी, ही इज एबल टू फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंडन,
ठीक है, ही इज एबल टू, समझ में आ रहा है, सो ही कैन भी लिख सकते हो, ही इज एबल टू बी। अब कांट इन द सेंस कि ये वो नहीं कर सकता, राइट, तो इम्पॉसिबल, सर्टेनिटी दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल नहीं है। कुड की बात करेंगे तो कुड एबिलिटी बताता है, रिक्वेस्ट भी बताता है, सजेशन भी बताता है। एबिलिटी लाइक आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज यंगर, मैंने वही बोला कि कुड एक पास्ट पॉसिबिलिटी बताता है कि मैं ये कर सकता था, आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज यंगर। कुड यू टेक मी टू द विक्टोरिया स्टेशन, ये एक रिक्वेस्ट हो गया। यू कुड टेक अ टैक्सी, ये एक सजेशन भी हो गया। मे, तो मे पॉसिबिलिटी भी बताता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट परमिशन भी होती है, जैसे इट मे बी क्विकर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, पॉसिबिलिटी हो गया। मे आई कम इन, ये परमिशन हो गई। माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, इट माइट बी क्विकर टू ट्रेवल बाय ट्रेन। मस्ट, तो मस्ट में एक तो ऑब्लिगेशन हो गया, कंपल्शन हो गया, यू मस्ट बी बैक एट होम, मस्ट बी बैक एट 10 o'clock, लुक एट द स्नो, इट मस्ट बी ओल्ड आउटसाइड। सर्टेनिटी भी बताता है, हैव टू इज कंपल्शन, ऑब्लिगेशन कंपल्शन ही हो गया, यू हैव टू बी बैक एट 10 o'clock। नीड टू इन द सेंस कि ये भी कंपल्शन है, मैं वही तो बोल रही हूँ, नीड टू इज ऑल्सो कंपल्सन, सो यू नीड टू स्टडी अलॉट, जो अभी आप लोगों को करने की जरूरत है, परसों एग्जाम है। नीड नॉट, दैट मीन्स लेक ऑफ ऑब्लिगेशन, यू नीड नॉट हैव यूनिवर्सिटी डिग्री। मस्ट नॉट इन द सेंस की प्रोहिबिशन, कि ठीक है नहीं है तो जैसे यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट लाइसेंस, तुम उसके बिना गाड़ी नहीं चला सकते हो। डोंट हैव टू, वही लेक ऑफ ऑब्लिगेशन की यू डोंट हैव टू कॉल अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी बुलाने की जरूरत नहीं है। शुड इन द सेंस की ओपिनियन होता है, एडवाइस होती है कि यू शुड ट्राई दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। आउट टू भी एक तरीके का ओपिनियन एडवाइस है, यू आउट टू ड्राइव मोर केयरफुली। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद अगर बात करोगे बेटा आर्टिकल्स, सच बोल रहे हो आप लोग, बोलोगे टीचर बच्चों जैसी चीजें दिखा रही है, बट तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, आर्टिकल बेस एक क्वेश्चन आता है, ये डेटा बिल्डर्स की बात कर दूं तो। उसके बाद आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी आता है, रिटोरिकल आता है, 3 मार्क्स तो यही हो गए। टेंस आ जाता है, वॉइस आ जाता है, डिग्री आ जाती है, ठीक है। अभी मैं डिग्री का एक रिवीजन, डिग्री और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कुछ गिने चुने ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं। अब आर्टिकल तो सबको पता है, ए एन दी, फिक्स चीजों के लिए द सन, द मून, द अर्थ, जो दुनिया में एक ही है वो तो भाई द ही द है, राइट। बात करेंगे ए और एन की, तो सबको पता है कि जहां पे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर हुआ बी सी डी, जैसे अ बॉल, अ बैट, समझ में आ रहा है, उनके आगे हम लोग ए यूज करते हैं। बट अगर एन की बात करूं बेटा, तो एन हम लोग किसके आगे यूज करते हैं, कि जो वोवेल से बिगनिंग होती है, ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होता है, एन एलिफेंट, एन आंसर, समझ में आ रहा है। अगर बात करूं कुछ कुछ रेयर केसेस होती है जहां पे प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाता है कि स्टार्ट वोवेल से हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन कैसे हो जाता है, ये कॉन्सोनेंट टाइप हो जाता है। अगर भले ही वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है और अगर कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन है, तो उसके पीछे जैसे एन आर यूज हम लोग करते हैं, एच ओ यू आर, जो आवर तुम लोग बोलते हो उसको हम लोग एन आर बोलते हैं, क्योंकि भले से वो एच से स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन इज लाइक आर, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हम लोग एन यूज करते हैं, भले से वो एच से स्टार्ट हो रहा है। वैसे यूनिवर्सिटी की बात कर लो तो यूनिवर्सिटी है, इट बिगिंस विथ यू, ठीक है, बट हम लोग एन यूनिवर्सिटी नहीं अ यूनिवर्सिटी बोलते, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन इज लाइक वाई, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक ग्रामर ये तो बचपन से पढ़ा है, नो डाउट कि मेरे बच्चों को ये चीजें आती हैं, बट तुम लोगों को अब मैं स्टार्ट करूंगी डिग्री, क्योंकि डिग्री इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोगों को डिग्री करनी है और थोड़ा बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है, सो दैट आप लोग इजीली मार्क्स स्कोर करो। और मुद्दे की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन बैंक जो है, ओके, कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा। एक सेकेंड, हाँ, डिग्री स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन बैंक देखते हैं और नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब बोलोगे मैम ये पुरानी क्वेश्चन बैंक है, डजंट मैटर, पुरानी क्वेश्चन बैंक है। ये पुरानी क्वेश्चन बैंक को भी देखोगे ना, आप लोगों को आइडिया आएगी भाई, पैसेजेस सॉल्व करने की, एक आध पैसेज तो सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। सी यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन आता कैसा है, समझ में आ रहा है। चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज अनलेस। देखो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी, ऑब्लिगेशन अभी तो पढ़ा, ऑब्लिगेशन के लिए द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। तो यहाँ पे क्या ऑब्लिगेशन यूज कर रहे हैं ना, तो ऑब्लिगेशन के लिए क्या होता है, मस्ट होता है ना, ऑब्लिगेशन के लिए तो मस्ट होता है, अभी तो पढ़ा। तो बस वही चीजें हैं कि जब पता रहेगा तो कर पाओगे। सी हालांकि मैं तुम लोगों को ये दिखाने की इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मुझे तुम लोगों को ये पूरा ये क्वेश्चन बैंक तो आप लोग वैसे भी देख सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि आप लोग देखो, जो प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ऑलरेडी shala.com SCIRT पे सब कुछ अवेलेबल है आंसर। सी माइंड मैपिंग दिख रहा है, डेवलप अ माइंड मैपिंग, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देखो ना यहाँ पे टॉपिक्स दिए है, टॉपिक्स के लिए आई एम टेलिंग यू कि प्रेफर दिस थिंग्स। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है अलग से कि मैं फोर्स करी हूँ या जो भी है। सी बाकी ये पैसेज हो गया, अप्रिसिएशन हो गया,
चीजें वही है, बस अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स प्रेफर करना है तो उसके लिए आप लोग ये देख सकते हो सी। बट करो, कोशिश करो एक बार क्वेश्चन बैंक भी गो थ्रू करने का कोशिश करो। सी वर्चुअल मैसेज देखो, इमेजिन यू हैव टू लीव अर्ली फ्रॉम होम फॉर एन इंटरव्यू, तो अपने फ्रेंड को मैसेज दो, ये भी एक बार बोर्ड एग्जाम में आके गया है, 100 to 50 वर्ड्स दिख रहा है, वर्चुअल मैसेज हो गया। एसओपी के भी बहुत खतरनाक टॉपिक है, बट आपको जब वर्चुअल मैसेज ही करना है तो डोंट लुक हियर एंड देयर, ईमेल की प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करोगे ईमेल हो गया, देखो सी ईमेल के बाद आपको दिखेगा इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू फॉर्मेट में ही दिया है, और अगर देखोगे कहीं ना कहीं पे हर जगह बेटा सेम ही चीजें हैं, कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। देखो सी डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी एंड ऑल टीचर जो भी है, तो वही वही चीजें सिर्फ प्रेफर करोगे, प्रैक्टिस करोगे। देखो स्पीच, अब स्पीच का टॉपिक तो पता नहीं, कंपेयरिंग तो देखो आप लोगों को एक इनॉग्रेशन सेरेमनी का दिया है कंपेयरिंग, फिर उसके बाद ये रिपब्लिक डे का कंपेयरिंग दिया है। मैं वही तो बोल रही हूँ, सब में तो वही है, इंट्रोडक्शन, फेलिसिटेशन, पार्टिसिपेशन, हर जगह तो वही चीज़ है। इंग्लिश लैंग्वेज डे, सी प्रेयर एंड ऑल, तो हर जगह वही वही चीज़ है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये तो 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है। रिव्यू, सी एनी रिव्यू किसी भी मूवी का आपको लिखना है। उसके बाद देखो रिव्यू के बाद नॉवेल के क्वेश्चन, अपील एंड ऑल रहेगा। सी देखो फिर यही ग्रामर के नॉवेल के क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ऐसे चुटकी बजा बजा के मार्क्स स्कोर कर लोगे, खुद का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ। और हार्डली ग्रामर का टॉपिक, ग्रामर हार्डली 8 मार्क्स के लिए, और उसमें से इतने भी तुम लोग वीक नहीं हो कि तुम लोग उस 8 मार्क्स के ग्रामर में से 5 to 6 मार्क्स स्कोर ना करो। बचपन से कुछ तो पढ़ा है, 4 ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से कुछ तो सिलेक्ट करके लिखोगे। वैसे भी जो 2 सीन पैसेज और अनसीन पैसेज का जो ग्रामर रहता है, ठीक है, 2-2 मार्क्स का जो रहेगा बेटा, उसमें आपको करना ही क्या है, वो 2-2 मार्क्स के लिए आपको एक लाइन की 4 आंसर्स दिए, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। वही तो बोल रही हूँ, और ऑब्जेक्टिव कुछ तो दिमाग लगा के सिलेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं पे तो मार्क्स स्कोर करोगे। तो इंग्लिश में पास होने का तो बहुत इजी, मतलब बोलते हैं ना कि पास एकदम इजीली हो जाओगे, फेल होने को तो कोई चांसेस ही नहीं है। अभी भी नहीं पढ़ा है ना, एक रात में भी 0 से हीरो बन सकते हो, इतना इन द सेंस की चीजें इजी है। करो, सिर्फ आप लोगों को ये क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करनी है, एक बार गो थ्रू करना है कि क्या क्या है, प्रैक्टिस करो, सारी चीजें अवेलेबल है ऑलरेडी। अब मैं बात कर रही हूँ डिग्री की, राइट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों का भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो डिग्री की बात करते हैं, बट जो जो पढ़ने बोला है वो पढ़ के ही जाना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं डिग्री की, चलो चेंज द डिग्री। पहले तो मुझे बता दो डिग्री किसकी होती है, बताओ जरा। डिग्री की बात करती हूँ मैं, दिख रहा है क्या? चलो डिग्री की अगर मैं बात करूं, डिग्री किसकी होती है बताओ आप लोग मुझे, डिग्री किसकी होती है, कमेंट करो। पता है किसी को डिग्री किसकी होती है, पता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, टाइम नहीं है अपने पास। डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, किसकी होती है? एडजेक्टिव्स की। कैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है? यस मैम कर तो रहे हो, बट डिग्री किसकी होती है ये तो बताओ। डिग्री एडजेक्टिव की होती है, एडजेक्टिव की होती है इन द सेंस व्हाट, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट सुना होगा ना, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो गुड, बेटर, बेस्ट, गुड क्या है? एडजेक्टिव तो है, समझ में आ रहा है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट एडजेक्टिव तो है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव तो है। तो डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव की होती है। किसकी होती है? एडजेक्टिव की। टोटल डिग्री के कितने टाइप है सबको पता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बचपन से पढ़ा है, राइट। टाइप जो भी डिग्री के हैं वो कितने हैं? 3 टाइप है, राइट। तो मैं बात करूं, 3 टाइप है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, राइट। डिग्री के टोटल 3 टाइप है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव कैसा रहता है? नॉर्मल हमारा, एज ब्यूटीफुल एज, मतलब कि एज के बीच में हमारा एडजेक्टिव दिख गया, पॉजिटिव है। कंपैरेटिव में आपको क्या दिखेगा? ER, मोर देन, राइट, जहां पे कंपैरिजन हो जाती है 2 लोगों से। एंड सुपरलेटिव में आपको प्रोबेबली दिखेगा EST, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। अब जब चेंज द डिग्री आता है तो क्या करना है ये मुझे बताओ आप लोग। क्या करना होता है बेटा चेंज द डिग्री में? कौन सी डिग्री किस में कन्वर्ट होगी पहले तो वो पता करो, ठीक है। सो
सॉरी, कौन सी डिग्री किस में कन्वर्ट होगी पहले वो देखते हैं। तो मुद्दे की बात करते हैं कि ये जो पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री हमेशा किस में कन्वर्ट होती है, कंपैरेटिव में। किस में बदलेगी, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव हमेशा किस में बदलेगी, पॉजिटिव में। कंपैरेटिव हमेशा किस में बदलेगी, पॉजिटिव में। और जो सुपरलेटिव होती है वो सुपरलेटिव डिग्री मेरी बेटा पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में जाएगी। और मुद्दे की बात करूं बेटा तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें दो केसेस होती है, एक तो द की केस होती है और एक होता है वन ऑफ द। ठीक है, एक हो जाएगा द केस और एक हो जाएगा वन ऑफ द केस। लेकिन मुझे आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि द केस और वन ऑफ द केस में क्या डिफरेंस है। पता है किसी को द की केस में और वन ऑफ द की केस में क्या डिफरेंस है? बताओ अगर किसी को पता है कि द की केस और वन ऑफ द की केस में क्या डिफरेंस है। यस, अगर मैं द की बात करूं, ठीक है, और वन ऑफ द की बात करूं, सपोज मैं बोलती हूं कि ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अगर मैं बोलूं ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, मतलब कि वो इकलौता क्लेवर बॉय है क्लास का। बट इफ आई एम सेइंग कि ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, दैट मीन्स बेटा मेरे क्लास में और भी क्लेवर बच्चे हैं, ये उनमें से एक है। वन ऑफ द इन द सेंस की ऐसे और है जिनमें से ये एक है, एंड द इन द सेंस की वो इकलौता है भाई, ही इज द ओनली वन। समझ में आ रहा है? तो ये बात को समझो। और चेंज द डिग्री करते वक्त सबसे पहले तो आपको कौन सा डिग्री है उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप, फिर कौन सी डिग्री किस में कन्वर्ट होगी वो हमें याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो मतलब बोलते हैं ना कि पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में, सुपरलेटिव है तो दोनों में। उसके बाद अगर आपके सेंटेंस में नॉट है, इफ यू फाइंड नॉट इन योर सेंटेंस तो उसको निकाल देना है, और अगर नॉट नहीं है तो निकाल दो, नहीं है तो उसको लेके आओ। ठीक है, और हमेशा फर्स्ट पर्सन जो दिया रहता है, जैसे सुरेश इज एज क्लेवर एज रमेश, ठीक है, तो जब मैं इसका चेंज डिग्री करूंगी तो मैं सेकंड पर्सन से स्टार्ट करूंगी कि रमेश इज नॉट क्लेवरर देन सुरेश। तो जब मैं सुरेश को रमेश से कंपेयर कर रही हूँ, तो जब मैं चेंज डिग्री करूंगी तो मैं रमेश को सुरेश से कंपेयर करूंगी, इन द सेंस कि यहाँ पे मैं सेकंड पर्सन को पहले यूज करने वाली हूँ, तो वो हमेशा सेकंड पर्सन से स्टार्ट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। एक एग्जाम्पल ही लेते हैं, टाइप 1 से ही शुरू करती हूँ मैं। सी, टाइप 1 की बात करते हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि रानी, सॉरी शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। ठीक है, और ये है मेरा टाइप 1। तो रानी इज एज क्लेवर एज सोनी, एक नॉर्मल एग्जाम्पल। तो अभी मैंने बोला पहले तो डिग्री आइडेंटिफाई कर लो, कौन सी डिग्री है ये, एज क्लेवर एज, क्या हो गया ये, पॉजिटिव। आइडेंटिफाई किया, पॉजिटिव किस में बदलेगी, कंपैरेटिव में। सेंटेंस में नॉट है, नहीं है, तो लेके आना है। और हमेशा किससे शुरुआत करूंगी, सेकंड पर्सन से। तो लिखते वक्त कैसे लिखूंगी, सोनी। अब आपको हमारा इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्म तो पता ही है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो वो आएगा। सो सोनी इज नॉट, अब क्लेवर का कंपैरेटिव करूंगी तो क्या आ जाएगा, क्लेवर है ना। सोनी इज नॉट क्लेवरर देन रानी। ठीक है, तो शिवाजी महाराज इज एज ब्रेव एज टाइगर। सपोज मैं लिख रही हूं एज ब्रेव एज टाइगर। तो जब मैं इसको करूंगी बेटा तो मैं यहां से शुरुआत करूंगी ना, टाइगर से टाइगर इज नॉट ब्रेवर ना, नॉट ब्रेवर देन शिवाजी महाराज। गई बात भेजे में, कुछ था नहीं। तो बस करना कुछ नहीं है, पॉजिटिव का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का पॉजिटिव। देखो बच्चे लिख के कमेंट डिलीट भी कर रहे हैं,
बट सही है कि सी आप लोगों को ये बात मतलब पता है कि क्या करना है। उसके बाद अगर मैं अगले की बात करूं तो कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप जो है वो है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। तो कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में भी तो वही रहेगा, कंपैरेटिव को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो क्या लेते हैं, शी इज टॉलर देन, कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, शी इज टॉलर देन रीना, ठीक है, शी इज टॉलर देन रीना। तो ऑलरेडी टॉलर है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कंपैरेटिव है। तो चलो कंपैरेटिव से पॉजिटिव करते तो उल्टा ही आ जाएगा कि रीना इज, नॉट नहीं है तो लेके आओ नॉट, फिर पॉजिटिव कर रहे हो ना तो पॉजिटिव में तो एज एडजेक्टिव एज, तो एज टॉल एज हर, शी का हर हो गया, राइट। और क्या ले सकते हैं कि दिस नाइफ इज शार्पर देन अदर, ठीक है, दिस नाइफ इज शार्पर देन अदर। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो क्या आएगा, अदर नाइफ्स आर, अदर नाइफ्स की बात हो रही है ना, दूसरे चाकू से कंपेयर कर रही हूँ तो इसीलिए आर ले रही हूँ क्योंकि अदर बहुत सारे, तो अदर नाइफ्स आर नॉट एज शार्प एज दिस वन। तो इसमें नहीं समझने जैसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ तक बात भेजे में गई आप लोगों के, आई होप समझ में आया आई गया होगा यहाँ तक, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो थर्ड है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थर्ड टाइप जो है उसमें एक तो द की केस है और एक वन ऑफ द की केस है, राइट। तो पहले द की केस की बात करते हैं, सुनो अगले वाले के लिए एक सेकेंड। अब थर्ड वन जो है वो है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव भी और कंपैरेटिव। सुपरलेटिव से पॉजिटिव भी होता है और कंपैरेटिव भी होता है, बट इसमें दो केस है, एक है द की केस और एक है वन ऑफ द की केस। तो जो द की केस रहती है, द की केस में पॉजिटिव करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, नो अदर से शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करते हैं, नो अदर से। और कंपैरेटिव में हम यूज करेंगे देन एनी अदर, क्या यूज करेंगे, देन एनी अदर। और वन ऑफ द में हम लोग पॉजिटिव करते वक्त क्या यूज करते हैं, वेरी फ्यू, क्या यूज करते हैं, वेरी फ्यू। और कंपैरेटिव करते वक्त हम क्या यूज करते हैं, देन मोस्ट अदर, क्या यूज करते हैं, देन मोस्ट अदर। अब बात करते हैं इसकी, देखो टफ तो कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, बस समझना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में कभी भी आप लोगों को लिख के नहीं आता है कि आपका जो, मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी भी लिख के नहीं आता है कि चेंज द डिग्री। आपको लिख के आएगा बिगिन योर सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, आपको समझना होगा बिगिन योर सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, दैट मीन्स आपको यहाँ पे चेंज द डिग्री करने बोल रहे हैं। यूज नो अदर इन योर सेंटेंस, वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है। इफ दे आर आस्किंग यू टू यूज नो अदर इन योर सेंटेंस, दैट मीन्स आपको वहां पे चेंज द डिग्री करना ही है, आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे आपको वो द की केस दिखेगी, कहीं ना कहीं पे वो आपको वन ऑफ द की केस दिखेगी। अब टफ कुछ भी नहीं है, ओके अगर मैं बात करूं तो टफ तो कुछ भी नहीं है। देखो करना क्या है, बस सी, तो मैं शुरुआत करती हूँ पहले द की केस का, ठीक है। अगर मैं लिखती हूं कि गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द डिग्री, पहचान लिया, आइडेंटिफाई द डिग्री, द की केस है, EST यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव हमेशा किस में कन्वर्ट होती है, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव दोनों में। द की केस में पॉजिटिव करते वक्त हम हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, नो अदर से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो नो अदर, फिर बचा हुआ पार्ट रिवर इन इंडिया, नो अदर रिवर इन इंडिया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज। अब हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो एज एडजेक्टिव एज, सो नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा, राइट।
नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा। ये तो पॉजिटिव हो गया। कंपैरेटिव करते वक्त हमें क्या करना होगा, यूज देन एनी अदर। क्या करना है हमें, क्या यूज करना है, देन एनी अदर। तो क्या आ जाएगा, गंगा इज होलिएस्ट है ना, क्या आ जाएगा, होलियर। क्या आ जाएगा, होलियर। गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। तो इसमें नहीं समझने जैसा कुछ भी था ही नहीं, राइट। है बहुत ही इजी, कुछ इसमें करना ही नहीं है। इंदौर इस नहीं, वो उसको अलग से रखते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले ले इसी के लिए हम लोग। ये तो हो गया गंगा इस वाला। और एक क्या लिख सकते हैं, लिखते चलो, अरिजीत सिंह इज द ग्रेटेस्ट सिंगर लिखो कि म्यूजिशियन लिखो। चलो म्यूजिशियन लिख दिया, अब आप लोग उसको समझ लो, नहीं तो जाने दो, लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। अरिजीत सिंह इज द ग्रेटेस्ट सिंगर इन टुडेस टाइमिंग। इन टुडेस टाइम या टुडेस टाइमिंग। तो क्या आएगा, पॉजिटिव करते हो क्योंकि द दिया है और ग्रेटेस्ट दिया है, तो हम नो अदर से शुरू करेंगे। नो अदर सिंगर इन टुडेस टाइमिंग, और इन टुडेस टाइमिंग इज क्या आ जाएगा, ए एस ग्रेट एस अरिजीत सिंह, राइट। और अगर इसको ही कंपैरेटिव करूंगी तो देन एनी अदर यूज करना है। अरिजीत सिंह इज ग्रेटर देन एनी अदर सिंगर इन टुडेस टाइमिंग। तो इसमें नहीं समझने जैसा कुछ भी नहीं है बहुत ही इजी, राइट। अब वन ऑफ द के केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वन ऑफ द के केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वन ऑफ द के केस की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द में भी वही है, सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में जाएगा। वाइल पॉजिटिव वेरी फ्यू यूज करना है, एंड वाइल कंपैरेटिव हमें देन मोस्ट अदर यूज करना है। तो इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो वन ऑफ द है, ईएसटी लगा है, सुपरलेटिव है। अभी तो बोला कि सुपरलेटिव को पॉजिटिव करना भी पड़ेगा, कंपैरेटिव भी करना पड़ेगा। सो पॉजिटिव करते वक्त मुझे क्या करना है बेटा, देखो पॉजिटिव करते वक्त मैं कहाँ से शुरुआत करूंगी, यहाँ पे मुझे वेरी फ्यू से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, बिगिन योर सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, बट किड्स आर नॉट गेटिंग इट की begin your sentence with very few, that means they are expecting you to change the degree। वो ट्रिकी वे से पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी शुरुआत किससे होगी, वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू से बचा हुआ पार्ट, वेरी फ्यू सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव कर रहे हो तो इज क्लीनेस्ट का क्या हो जाएगा, क्लीन ना, इज एज क्लीन एज इंदौर। गई बात भेजे में, कुछ करना ही नहीं है भाई, सेम ही तो है। जैसे वहां पे नो अदर यूज किया वैसे यहाँ पे वेरी फ्यू यूज किया, जैसे वहां पे देन एनी अदर यूज किया वैसे यहाँ पे देन मोस्ट अदर यूज करना है, राइट। तो देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंदौर इज क्या आ जाएगा, यहाँ पे देन मोस्ट अदर यूज करना है ना, क्लीनर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, खत्म, ऐसे ही, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल के लिए क्या एग्जाम्पल लिया जाए वन ऑफ द के केस के लिए, कि क्या ले सकते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल वन ऑफ द के केस के लिए, कि चलो कुछ भी एक वन ऑफ द के केस के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं।
शिवाजी महाराज की बुक, अभी छावा मूवी आई रही है तो वही ले लेते कि छावा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर इन महाराष्ट्र, राइट। तो मोस्ट फेमस ऑथर इन महाराष्ट्र, वन ऑफ द भी है, मोस्ट भी यूज हुआ है, तो सेम वेरी फ्यू बचा हुआ पार्ट, ऑथर इन महाराष्ट्र आर एज फेमस एज छावा, राइट। और देन मोस्ट अदर के टाइम हमें देन मोस्ट अदर यूज करना है, तो छावा इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर ऑथर्स इन महाराष्ट्र। बस मुद्दे की बातें समझने की, ऐसा कुछ भी टफेस्ट पार्ट नहीं है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, तो आप लोगों के जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट में लिखते जाओ, मैं पढ़ते जाऊंगी सो दैट मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चों के क्या डाउट है। ओके, सो कमेंट करना शुरू करो, मैं कोशिश करूंगी कि वो भी कंप्लीट करवा दूं। टफ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो आप लोग इतना कुछ कमेंट में लिख भी नहीं रहे हो। नॉवेल एंड अप्रिसिएशन, सी नॉवेल एंड अप्रिसिएशन, बार बार वही तो बोल रही हूँ कि नॉवेल के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो जो मैंने पीपीटी दिखाई, पीडीएफ दिखाया, उसमें ऑलरेडी है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। और जो नॉवेल आप लोग करवाने को बोल रहे हो बेटा, वो नॉवेल ऑलरेडी करवाया हुआ है, बड़े बड़े लेंदी नॉवेल को एकदम शॉर्ट करके इन डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग वो प्रिफेर कर सकते हो। एप्रिसिएशन की बात कर रहे हो आप लोग, एप्रिसिएशन भी एकदम सिंपल वे में मैं तो बोल रही हूँ, अगर देखोगे ना वीडियोस, एक एक वीडियो लेक्चर में 2-2 3-3 पोएम कवर की है, विथ एप्रिसिएशन कवर की है, सो दैट आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। किसी किसी के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स पार्ट भी कवर किए, ताकि आप लोगों को मार्क्स मिले। एक बार गो थ्रू करो आप लोग, प्रिपेयर योरसेल्फ, ताकि आप लोगों को मार्क्स मिले। समझ में आ रहा है? तो जिनका भी नॉवेल और एप्रिसिएशन का डाउट है बेटा, नॉवेल एप्रिसिएशन ऑलरेडी करवाया हुआ है। देखो एप्रिसिएशन विथ पोएम, आप लोग जाओ ना एक बार वहां पे जाके, ये इंग्लिश का प्लेलिस्ट देखो, आप लोगों को दिखेगा सारी की सारी पोएम एक्सप्लेन की है, A to Z सारी की सारी पोएम एक्सप्लेन की है विथ एप्रिसिएशन। सिंपल वर्ड्स वाला एप्रिसिएशन है, चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार चाहिए तो बैठ के लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। अब वी नेवर नो ना कि कौन सा एप्रिसिएशन 8 में से आ जाएगा, तो इतना खुद का माइंडसेट आप लोगों को खुद से रखना पड़ेगा। और कोई डाउट आप लोग बोलो, मैं सुन रही हूँ। ओके, सी आप लोग कमेंट कर सकते हो नॉवेल का क्वेश्चन, नॉवेल का क्या क्वेश्चन करना है मैम, नॉवेल का क्या क्वेश्चन करना है बेटा। सी पहले तो नॉवेल समझो जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ फर्स्ट वाले नॉवेल के। सेकंड थर्ड फोर्थ का रट्टा मत मारो, सेकंड थर्ड फोर्थ को सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। समझ में आ रहा है? स्टोरी समझो, अपने ओन से लिखो। और बाकी जो मेरे पीडीएफ पीपीटी में जो भी है, कौन से कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वो एक बार गो थ्रू कर लो कि कौन से कैरेक्टर पढ़ के जाना है। प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, अगर एक बार स्टोरी समझोगे तो उनसे लिख सकते हो। ब्लैंक कुछ भी रख के नहीं आना है, नथिंग शुड बी ब्लैंक, आपको अटेम्प्ट करना ही है। पेपर अच्छे से प्रेजेंट करो, अच्छी तरीके से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1A जो भी है, अगर आपको वेब डायग्राम दिया है बनाओ, विद पेन से बनाओ, उसके अंदर प्रॉपरली लिखो, उसके अंदर जो भी चीजें लिखोगे प्रॉपरली लिखोगे, आपको मार्क्स मिलना चाहिए। कंप्लीट द एक्टिविटी, अगर आपको कोई लाइन कंप्लीट करनी है तो पहले फुल स्टॉप तक कंप्लीट होगी। वाइल राइटिंग इंग्लिश पेपर, दिस थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि देयर शुड बी नो पंक्चुएशन मिस्टेक, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। नहीं आता है, समझ में आ रहा है, बट कॉपी डाउन करते वक्त तो स्पेलिंग रॉन्ग मत लिखो। मार्क्स कहीं मत जाने देना, जो चीज आती है अच्छे से पहले उसी के पीछे भागो। समझ में आ रहा है? जो चीज आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आ रहा है, PYQ की, ओके इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर भी अवेलेबल है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बस बात यही है कि आप लोगों के पास टाइम काफी कम है। समझ में आ रहा है?
अगर आप लोगों ने नवनीत का क्वेश्चन सेट वगैरह देखा होगा तो वहां पे ऑलरेडी एक सॉल्व पेपर है, ठीक है, फर्स्ट उस पे ही 21 सेट पे भी ऑलरेडी एक सॉल्व पेपर है। तो एक बार देखो कि पेपर लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मार्जिन, डेकोरेशन, उनके पीछे इतना भी नहीं भागना है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द मार्जिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो प्रॉपर, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, भले से आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, बट लिखना है बेटा। जब ये टाइम निकल जाएगा तो रिग्रेट होगा। अभी भी वक्त है, प्रैक्टिस करो, चैनल पे जाओ, सारी चीजें अवेलेबल है। और इतना बड़ा बड़ा भी नहीं, एकदम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई वीडियो लेक्चर में हमने 1 घंटे का डाला है, तो शायद उस 1 घंटे के वीडियो लेक्चर में 2 या 3 पोएम कवर की होगी, ओके। तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। अगर साल भर में बुक खोल के नहीं देखा है ना, कौन सी पोएम में क्या है, कौन से नॉवल में क्या है, अभी भी वक्त है। देखो, कमेंट करो, इफ पॉसिबल विल टेक टुमारो लेक्चर। तो आपका जो और डाउट रहेगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। डर लग रहा है, कुछ डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। डरने जैसा कुछ है ही नहीं। देखो, पेपर आएगा, आप लोगों को, आपकी खुद की मेंटेलिटी ऐसी होगी कि हम लोगों को सब आ रहा है। जब एक बार पेपर खोल के देखोगे ना, अगर अभी पढ़ोगे, मैं अभी भी तो बोल रही हूँ, राइटिंग स्किल, नॉवेल फोकस करो। 36 ये 16 32 मार्क्स हो गए राइटिंग स्किल और नॉवेल के। समरी और माइंड मैपिंग का, तो उस 32 में ये भी +6 ऐड कर लो, ठीक है। 16 32 32 +6 38 हो गया। तो 38 में से 30 तो मेरे बच्चे हंसते खेलते ला देंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे। फिर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो लिखोगे, तो कोई बच्चा फेल तो होने ही वाला नहीं है, ठीक है। सबको अच्छा स्कोर आएगा, बस लिखना है। और लिखने के लिए मैंडेटरी है प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस आप अभी से करोगे, अभी भी आपके पास वक्त है। पेपर परसों है, आज का दिन है आपके पास, आज की पूरी इवनिंग है, पूरी रात है, कल की पूरी सुबह है, ठीक है। सो पढ़ते रहो, सारी चीजें अवेलेबल करके मिल जाएंगी। मैं सर को अभी बोलूंगी कि आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दे, सो दैट आप लोग पढ़ोगे, रिसर्च करो। और ऐसा भी नहीं कि 10 जगह भागो कि अरे ये देख लूँ, वो देख लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ, नहीं। कॉन्स्टेंसी से पढ़ो कि 1 घंटे मुझे राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे मुझे नॉवल सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स गो थ्रू करने हैं, 1 आवर में मुझे सारा अप्रिसिएशन देखना है, 1 आवर में मुझे पूरा ग्रामर सेक्शन पढ़ना है। ऐसे बाइफरकेट पढ़ोगे तो शायद 8 से 10 घंटे में पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट कवर कर लोगे। कुछ भी टफ नहीं है, समझ में आ रहा है? खुद का माइंडसेट बनाओ। बट इतना है कि जो चीजें करके जा रहे हो, क्लियर करके जा रहे हो, राइटिंग स्किल करके जा रहा हो तो उसमें मार्क्स लेके ही आऊंगा। नॉवेल करके जा रहा हो तो उसमें मार्क्स लेके ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई हुक और क्रुक। समझ में आ रहा है? अगर अपना बेस्ट दोगे, अच्छे से पेपर लिखोगे तो अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होप कि हम नेक्स्ट क्लास में मिले। हालांकि परसों आपका पेपर है, कल आपको बहुत सारी तैयारियां करनी है। सो तब तक के लिए कीप स्टडी और डरो मत, हो जाएगा। सो बाय एवरीवन।